हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग ये एसके झां सर का वन लाइनर एनसीईआरटी साइंस करेंगे। दोस्तों बहुत ही इसमें शानदार महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का इसमें संकलन किया हुआ है। आप लोग तो जानते हैं दोस्तों कि एसके झां सर कितना अच्छे सर हैं साइंस के लिए। तो उनका ये बुक है दोस्तों, ये ग्रुप डी के लिए और रेलवे में जो भी साइंस पूछता है या किसी भी एग्जाम में साइंस के लिए बहुत ही बढ़िया संग्रह है दोस्तों साइंस का। तो आइए, ये एनसीईआरटी पर बेस्ड क्वेश्चन है सारे, और इसमें दोस्तों लगभग आप लोग को बता दूं कि 800 साइंस के क्वेश्चन है। ठीक है ना, कितना 800। तो 800 साइंस के क्वेश्चन हम लोग करेंगे और वो भी लगातार एक ही वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए और देखिएगा दोस्तों कि कितना अच्छे से आप लोग का इस वीडियो में सारे साइंस के क्वेश्चन को कवर हो जाएंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है ना, सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसमें दोस्तों। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट नंबर से क्वेश्चन से आप लोग ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें से डायरेक्ट ग्रुप डी में क्वेश्चन आएगा और या आरपीएफ में या जो भी साइंस का क्वेश्चन आएगा जो भी एग्जाम में एसएससी में, इसमें से भी आएगा, क्योंकि साइंस कभी बदलता नहीं है। ठीक है ना, देखिए क्वेश्चन है पहला नंबर कि मोंड कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण आयोडीन से किया जाता है। इस प्रक्रिया में मोंड का रंग नीला काला हो जाता है। प्रोटीन का परीक्षण CuSO4 कॉपर सल्फेट से किया जाता है, जिसमें प्रोटीन का रंग बैंगनी हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन कहा जाता है। ठीक है ना, विटामिन ए त्वचा तथा आँख के लिए उपयोग होता है और विटामिन डी अस्थि और दांत के लिए। विटामिन सी जो है वो रोगों के से रक्षा पहुंचाता है और घाव को भरने में सहायता करता है। किसी आप लोग मॉक दीजिएगा दोस्तों, कोई मॉक में आप लोगों को मिल जाएगा क्वेश्चन कि कौन सा विटामिन जो है वो घाव को भरने में सहायता करता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा विटामिन सी। ठीक है ना, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 से कि भोजन को गर्म करने से विटामिन सी आसानी से नष्ट हो जाता है। रुक्षांश का मुख्य स्रोत साबुत अनाज, दाल, आलू, ताज़ा फल है। ठीक है ना, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, वह पदार्थ जिसे आसानी से संपीड़ित या खरोचा जा सकता है कोमल पदार्थ तथा इसका उल्टा कठोर पदार्थ होता है। माने जिसको आसानी से खरोचा जाता है उसको कोमल कहा जाता है, और जिसको आसानी से संपीड़ित या खरोचा नहीं जाता है उसको कठोर पदार्थ कहा जाता है। ठीक है ना, कांच, जल, वायु तथा कुछ प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थ का उदाहरण है। कपास के प्राप्ति पौधे के कहाँ से होती है? फूल से या बीज से कह सकते हैं। ठीक है ना, आगे देखिए कि सूखे पौधों की डंडियों से अनाज को अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। ठीक है ना, थ्रेसिंग कहलाता है। अनाज से भूसी को अलग करना निष्पावन कहलाता है। क्या कहलाता है? निष्पावन। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत अच्छा आप लोग को ये संग्रह मिलेगा। ठीक है ना, आगे देखिए कि मिश्रण के नीचे तल में बैठ जाना अवक्षेपण को अवसाधन तथा ऊपरी भाग को अलग करना निस्तारण कहलाता है। छानने की प्रक्रिया को निस्यंदन कहलाता है। और कमजोर तने जो भूमि पर फैलता है विसर्पी लता कहलाता है। पत्ती का वह भाग जो तने से जुड़ी होता है उसको क्या कहते हैं? उसको पर्णवृत्त कहते हैं। ठीक है ना, जो तने से जुड़ा रहता है। पत्ती से जल के वाष्पीकरण की प्रक्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। और समानांतर विन्यास से युक्त पत्ती वाली पौधा रेशेदार तथा जालिका रूपी विन्यास वाली पत्ती मूसला जड़ होता है। ठीक है ना, धुराग्र संधि गर्दन तथा सिर को जोड़ता है। ठीक है ना, अस्थियों को गति प्रदान करने में दो पेशियां संयुक्त रूप से कार्य करती। आगे की क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, पक्षी का पंख अग्रपाद के रूप में रूपांतरण होता है। केंचुआ चलने तथा भूमि पर पकड़ बनाने के लिए सूक का उपयोग करता है। घोंघा पेशीय पाद की सहायता से चलता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए कि मरुस्थलीय जीवों में पानी की कमी की वजह से मूत्र पतला, मल शुष्क हो जाता है। मछलियों का शरीर चिकने शल्कों से ढका रहता है।
ठीक है ना। आगे देखिए कि मरुस्थलीय पौधों में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तनों में होता है। केंचुए जो प्रकाश मरुस्थलीय जो जगह होता है वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण कहाँ पर होता है, तो तना में होता है, ठीक है ना। केंचुआ त्वचा से सांस लेता है और युद्ध में देखिए आगे कि युद्ध में धुएं के पर्दे के रूप में PH3 फॉस्फीन का उपयोग किया जाता है। युद्ध में धुएं के रूप में पौधों में श्वसन की क्रिया दिन तथा रात दोनों समय, जबकि प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है। पौधे खाना बनाते हैं केवल दिन में। आगे देखिए कि जंतु प्रजनन द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करता है। सबसे पहले हाथों से लंबाई मापने की प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ हुई थी, ये मिस्र में हुई थी। कहाँ पर हुई थी दोस्तों, मिस्र में हुई थी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं कि मीटरी पद्धति की शुरुआत, जो मीट्रिक पद्धति है उसकी शुरुआत 1790 में फ्रांसीसियों द्वारा किया गया था। घड़ी के सेकंड की सुई की गति वर्तुली गति का उदाहरण है। एक निश्चित समय अंतराल में दोहराव आवर्ती गति का उदाहरण है। जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है उसको दीप्त पिंड कहते हैं। और पिन होल कैमरा से बनी छवि वास्तविक उल्टा एवं पार्श्व होता है। विद्युत धारा की दिशा पॉजिटिव से नेगेटिव तथा इलेक्ट्रॉन की दिशा नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो ग्रुप डी के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैं खुद दोस्तों ग्रुप डी का एग्ज़ाम निकाला हूँ और अभी ग्रुप डी का नौकरी छोड़ के मैं दूसरा रेलवे एम्प्लॉय हूँ। मैं अभी रेलवे में जॉब करता हूँ, तो मेरे को मालूम है दोस्तों कि ये कितना ही ज़रूरी क्वेश्चन है, जो एग्ज़ाम में आपके आने की कितना ये पॉसिबिलिटी रखता है, ठीक है ना। आगे देखिए कि स्विच एक सरल युक्ति है जिसका उपयोग परिपथ को चालू बंद करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। फिलामेंट में टंगस्टन धातु के पतले तार का उपयोग किया जाता है। मैग्नेटाइट चुंबक सबसे पहले मैग्नीशियम नामक स्थान पर खोजा गया था, ठीक है ना। ये जो मैग्नेटाइट नामक जो चुंबक है सबसे पहले मैग्नीशियम नामक स्थान पर खोजा गया था। स्वतंत्र लटका हुआ चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण को दिशा को निरूपित करता है, माने उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकता है। चुंबक में हमेशा 2 ध्रुव होता है। चुंबक बनाने की प्रक्रिया में छड़ को रगड़ने की दिशा चेंज करने से चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाता है, ठीक है ना। चुंबकत्व का गुण समाप्त करने के लिए आपको उसको रगड़ को चेंज करना पड़ता है, तो चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाएगा। चुंबक को गर्म हथौड़े से चोट मारने तथा ऊंचाई से गिराने पर चुंबकत्व खराब हो जाता है। ये सारे दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि चुंबक को उसके चुंबकत्व को समाप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, तो उसको चोट मारना चाहिए या ऊपर से गिरा देने से ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा इसका चुंबकत्व। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 44 कि मैग्नेटाइट एक प्रकृति क्या है, चुंबक है। नाक के बाल तथा श्लेष्मा का काम धूल कणों को अंदर जाने से रोकना है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखिए कि जल चक्र में वायु महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गतिशील वायु को पवन कहते हैं। O2 श्वसन तथा ज्वलन दोनों के लिए आवश्यक होता है, ठीक है ना, दोनों के लिए। और सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण तथा उपयोग विधि को पोषण कहते हैं। पत्तियों को पौधों का खाद्य फैक्ट्री कहा जाता है। केंद्रक के चारों ओर जेली पदार्थ कोशिका द्रव कहलाता है। और जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्ती तक पहुंचाया जाता है, ठीक है ना। जल एवं खनिज जो है वो वाहिकाओं द्वारा पत्ती तक पहुंचाया जाता है, जिसको जाइलम कहते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 53 कि पौधे नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में जीवाणु के मदद से उपयोग करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, कीटभक्षी पादप बीनस फ्लाई ट्रैप तथा सनड्रीव घटपर्णी जो है वो कीटभक्षी पौधे होते हैं, ठीक है ना। कवक नम एवं उष्ण स्थलों पर उगते हैं। जटिल खाद्य पदार्थ को सरल पदार्थ में परिवर्तन, टूटना, विखंडन तथा यह प्रक्रम क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। मधुमक्खी एवं निर्भर पक्षी जिसको हमिंग बर्ड कहा जाता है, पौधे के मकरंद से भोजन को प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। मकरंद मतलब फूल से। आगे देखिए कि मधुमक्खी अपना शहद की मकरंद से ही प्राप्ति करती है, ठीक है ना। मधुमक्खी जो होती है अपना शहद मकरंद से ही प्राप्त करती है। स्टारफिश एक ऐसा जीव है जो अपना भोजन अपने आमाशय से बाहर निकालकर ग्रहण करता है। बताइए कैसा जीव है? लाल रस, लार रस बोलते हैं उसको, लार रस बोलते हैं। लाल रस मंड को शर्करा में परिवर्तित कर देता है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए कि आमाशय की आंतरिक परत की सुरक्षा श्लेष्मा झिल्ली द्वारा होती है। अग्न्याशय हल्की पीले रंग की ग्रंथि है जो आमाशय के ठीक नीचे स्थित होता है। कौन सा? अग्न्याशय। क्वेश्चन नंबर अब 63 देखिए क्वेश्चन नंबर 63 कि प्रथम बार ब्यूमोंट ने देखा कि आमाशय भोजन का मंथन कर रहा है, ठीक है ना। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति में अंगुली के समान संरचना होती है जिससे पचित भोजन का अवशोषण होता है। इसे दीर्घरोम, रसांकुरोम अथवा विल्ली कहा जाता है। आता है क्वेश्चन कि बिल्ली जो है ये हमारे पाचन तंत्र के किस अंग से संबंधित है? तो क्षुद्रांत। क्षुद्रांत किसको बोलते हैं? छोटी आंत को बोलते हैं, ठीक है ना। और शोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा होता है। अब शोषित पदार्थों का जटिल पदार्थों में चेंज होना स्वांगीकरण कहलाता है। और शाकाहारी के आमाशय में मेरून होता है जो 4 चैम्बर में बटा होता है। यह भोजन का प्राथमिक संग्रह करता है, ठीक है ना। आगे देखिए कि अमीबा जलाशय में पाया जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। अमीबा के चलने वाला भाग पक्षाभ कृत्रिम पाव कहलाता है। अमीबा अपना भोजन खाद्यधानी द्वारा ग्रहण करता है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से शुरू होता है और प्रोटीन का पाचन आमाशय से शुरू होता है। वसा का पाचन छोटी आंत से शुरू होता है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से, प्रोटीन का आमाशय से, वसा का छोटी आंत से। डॉक्टरी थर्मामीटर का परास 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है, मतलब 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। थर्मामीटर सही माप के लिए ऊर्ध्वाधर रखा जाता है, ठीक है ना। ऊर्ध्वाधर रखिएगा तो थर्मामीटर में सही माप दिखाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए आप लोग 75 कि वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी पदार्थ को गर्म सिरे से ठंड सिरे की ओर स्थानांतरित होता है उसको चालन कहते हैं। अणुओं के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण चालन कहलाता है तथा अणुओं के गति के कारण ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन कहलाता है। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसिडिट से हुआ है। आगे देखिए आप लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर 77 पढ़ चुके हैं हम लोग, 68 पढ़ेंगे, 78 पढ़ेंगे। 77 पढ़ चुके हैं, 78 पढ़ेंगे, ठीक है ना। आगे देखिए कि हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ इत्यादि प्राकृतिक सूचक है। मिथाइल ऑरेंज ने फेनाफ्थलीन आदि ये क्या है? ये कृत्रिम सूचक हैं। लिटमस पत्र का प्राप्ति लाइकेन से होता है। लाइकेन के रोसेरा नामक रोसेरा नामक ये शैवाल से प्राप्त होता है लाइकेन, ठीक है ना। लाइकेन ये लिटमस पत्र प्राप्त होता है रोसेरा नामक शैवाल से। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 80 कि मिथाइल ऑरेंज अम्ल को लाल तथा क्षार को पीला कर देता है। फिनाफ्थलीन अम्ल में कोई रंग
नहीं देता है तथा क्षार को गुलाबी कर देता है। गुड़हल के पुष्प अम्ल को गहरा गुलाबी मेजेंटा जिसको बोलते हैं तथा क्षार को हरा कर देता है। हल्दी अम्ल को नीला पीला तथा क्षार को लाल अथवा लिटमस पत्र को विपरीत कर देता है। ठीक है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 84 देखिए कि उदासीकरण अभिक्रिया में सदैव ऊष्मा निकलता है और कैलामाइन जिसमें जिंक कार्बोहाइड्रेट होता है वह परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है तथा उसे पुनः मूल घटकों में नहीं लाया जा सकता रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए कि जंग लगने के लिए O2 प्लस जल अर्थात जलवाष्प में दोनों की आवश्यकता होती है। लवण युक्त जल जंग लगने के परिक्रम की दर को बढ़ा देती है। ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 89 कि ईस्ट वायु के अनुपस्थिति में सुक्रोज को इथाइल अल्कोहल तथा CO2 में चेंज कर देता है। यह अभिक्रिया किण्वन कहलाता है। ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना अंतःश्वसन तथा CO2 युक्त वायु को बाहर निकालना उच्छ्वासन कहलाता है। अंतःश्वसन के समय पसलियाँ ऊपर और बाहर की ओर गति करती है और डायफ्राम नीचे की ओर गति करती है। कीटों में श्वसन श्वास रंध्र के माध्यम से होता है तथा गैसों के विनिमय के लिए वायु नलिका का जाल बिछा होता है जो श्वास प्रणाली वातक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 93 दोस्तों कि मछलियों की क्लोएम में रक्त वाहिकाओं की संख्या अधिक होती है जो गैस विनिमय का कार्य करती है। अवायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद एथिल अल्कोहल है। रक्त एक तरल से बना होता है जिसे प्लाज्मा कहा जाता है। रक्त का थक्का बनने में प्लेटलेट्स का अहम भूमिका होता है। रक्तचाप मापी या स्फिगुम मैनोमीटर से मापा जाता है। धमनी से शिरा में रक्त का हस्तांतरण कोशिका द्वारा होता है। हार्ट बीट जिसको बोलते हैं हृदय स्पंद लयबद्ध संकुचन प्लस लयबद्ध विश्रांति को कहा जाता है। 100 नंबर देखिए कि हृदय स्पंद स्टेथोस्कोप से मापा जाता है। और 101 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग कि मूत्र में 95% जल 2.5% यूरिया और 2.5% अन्य अपशिष्ट पदार्थ होता है। क्वेश्चन आता है कि मूत्र में कितना % यूरिया होता है तो आप लोग मारिएगा दोस्तों कि मूत्र में 2.5%। नेक्स्ट देखिए दोस्तों पति द्वारा जल का वाष्प में परिवर्तन चूसक खिंचाव बल कहलाता है। मानव शरीर के होठ में संवेद ग्रंथियां नहीं होती है। अधिकांश पादप में कायिक अंग के रूप में तनापति होता है। पुष्प पादप का मुख्य अंग जनन अंग होता है। पुष्प जो है वो पादप का मुख्य जनन अंग होता है। पत्तियों के कक्ष से जो कलिका मुकुल निकलता है वह विकसित होने पर कायिक कलिकाएं कहलाती है। डायलिया जिसको बोलते हैं डहेलिया शकरकंद जड़े द्वारा पौधे का उत्पादन होता है। ठीक है ना। शकरकंद को आप खेत में गाड़ दीजिएगा नीचे ज़मीन में तो वो पौधा बन जाएगा। वहीं बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 108 मांस और फर्न जैसे पादप में मांस और फर्न जैसे पादप में जनन बीजाणुओं द्वारा जनन जो होता है बीजाणुओं द्वारा होता है। मक्का पपीता ककड़ी खीरा एकलिंगी पादप तथा सरसों गुड़हल पिटूनिया उभयलिंगी पादप का उदाहरण है। आता है एग्जाम में क्वेश्चन दोस्तों या आप लोग मॉक देंगे उस टाइम कि निम्न में से कौन जो है वो उभयलिंगी पादप है तो आप लोगों का ऑप्शन में ये सब रहेगा। उसके साथ ये भी एक दे देगा तो सरसों आएगा आंसर रहेगा, नहीं तो गुलाबी रहेगा, नहीं तो गुलाब रहेगा, नहीं तो पिटूनिया रहेगा। तो आप लोग याद कर लीजिए कि कौन कौन सा इसमें उभयलिंगी है तो सरसों गुलाब और पिटूनिया जो है उभयलिंगी पादप है। निषेचन के बाद अंडाशय फल में तथा बीजांड बीज में विकसित होता है। निषेचित अंडा युग्मनज कहलाता है तथा युग्मनज का विकास भ्रूण में होता है। अंडाशय एक से
अनेक बीजांड का उदाहरण है। अंडाशय क्या है? अंडाशय जो होता है वो अनेक बीजांड उसमें रहता है। परागकणों का परागकोश से वर्तिका तक स्थानांतरण परागण कहलाता है। साधारण लोलक का अध्ययन सर्वप्रथम गैलीलियो ने किया था। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो वह तार तप्त हो जाता है। यह विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव की खोज किसने की थी? जूल ने किया था। रासायनिक प्रभाव का खोज किसने किया था? तो फैराडे ने किया था। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? ये एच.सी. अस्टोड ने की थी। सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं दोस्तों। आप लोगों को अच्छी तरह से इस वीडियो को आप लोग 4 से 5 बार देखिएगा। भले ही आप लोग 2 के स्पीड में क्यों ना, लेकिन आप लोग 4 से 5 बार देखिएगा, अपने आप याद हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे देखिए। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है और प्रतिबिंब को पर्दों पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। केवल वास्तविक प्रतिबिंब ही पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए कि प्रकाश जो होता है सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है। कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार वस्तु पृष्ठ दर्पण के समान ही व्यवहार करता है। अधिक ऊंचाई वाले वृक्ष के ऊपरी भाग पर तना की आकृति वितात माने कैनोपी कहलाती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 123 कि वनों को सजीव का जीवन इकाई कहते हैं और वनों द्वारा ध्वनि प्रदूषण भी कम किया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च 2005 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2005 से 15 की अवधि को जीवन के लिए जल दशक घोषित किया गया। बड़े और छोटे पाइपों के जाल को सीवर कहते हैं। क्या बोलते हैं? सीवर बोलते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 127 दोस्तों। सारे जो क्वेश्चन है इसमें सारे क्वेश्चन को एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे हम लोग। हैजा, टाइफाइड, पोलियो, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस और पेचिस इत्यादि जल प्रदूषण के कारण होता है। पृथ्वी पर उपलब्ध पानी में मात्र 0.006% ही पीने लायक पानी है। और पीने लायक पानी समझ सके, मीठा पानी तो कितना है? 2.5%, लेकिन पीने लायक पानी कितना है? 0.006%। देखिए आगे कि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन 50 लीटर ही पानी का उपयोग करना चाहिए। ठीक है ना? डेली आप लोगों को भाइयों 50 लीटर पानी का ही उपयोग करना चाहिए। भूजल के भिन्न भिन्न स्तर को जल तालिका कहते हैं। उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है, जबकि खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है। खाद के उपयोग से मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता में वृद्धि हो जाती है। कि फसलों से खरपतवार अलग करने की प्रक्रिया निराई कहलाती है। और हार्वेस्टर एक प्रकार की मशीन है जिसका उपयोग फसलों को काटने में किया जाता है। बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइक्लो कहलाता है। और लीवर में विटामिन ए तथा कॉड लीवर में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होता है, जबकि टाइफाइड एवं क्षय रोग जीवाणु द्वारा होता है। कोलोमाइडोमोनास और स्पाइरोगाइरा शैवाल है, जबकि राइजोपस कवक है। दोस्तों मैं अभी रूम में हूँ, रूम में ही वीडियो आप लोगों को बना रहा हूँ, इसलिए आप लोगों को ट्रेन की साउंड सुनाई दे रहा होगा। ठीक है ना? क्योंकि दोस्तों आज मेरा छुट्टी है, आज संडे है, तो इसलिए वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए रेलवे क्वार्टर में। ठीक है ना? आगे देखिए कि जीवाणु एवं ईस्ट चावल के आटे की किण्वन में सहायक होते हैं, जिसे इडली एवं डोसा बनता है। सर्वप्रथम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जीवाणु रोगों से बचाव हेतु कवक से प्राप्त प्रतिजैविक पेनिसिलिन बनाया था। सर्वप्रथम एडवर्ड टेलर ने चेचक के लिए 1998 में 1998 में टीका का खोज किया। एडिज मच्छर डेंगू रोग का वाहक है और मादा एनाफिलीज मलेरिया रोग का वाहक है। ठीक है ना? देखिए एंडीज जो है, एंडीज मच्छर डेंगू के लिए और जो एनाफिलीज मच्छर है जो मलेरिया के लिए। रॉबर्ट कोच ने सन 1875 में बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की, जिसे एंथ्रेसिस रोग होता है।
नींबू में कैंकर रोग जीवाणु के कारण होता है, गेहूं में रस्ट रोग कवक के कारण, भिंडी में पित्त रोग वायरस से होता है। खट्टे पदार्थों के संरक्षण के लिए नमक का उपयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फेट का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। आगे देखिए कि जैम, जेली एवं स्क्वैश का संरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है और विषाणु केवल परपोषी जैसे जीवाणु पादप या जंतु में गुणन करते हैं। मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होता है तथा कीट द्वारा फैलता है। देखिए मलेरिया जो है प्रोटोजोआ द्वारा होता है, लेकिन फैलता कैसे है, तो कीट द्वारा फैलता है। सूर्य का प्रकाश, वायु इत्यादि अक्षय ऊर्जा का स्रोत है। तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में जीवाश्म में मतलब कोयला का उपयोग किया जाता है और मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहलाता है। ठीक है ना, कार्बनीकरण कहते हैं। आगे देखिए कि कोलतार और कोल गैस कोयले से प्राप्त किया जाता है और कीटों को भगाने के लिए उपयोग किए जाने वाला पदार्थ को नेफ्थलीन की गोलियां कोलतार से प्राप्त किया जाता है। कोलतार के स्थान पर पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमिनस का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर देखिए आप लोग दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 159 देखिए कि पेट्रोल का उपयोग हल्का चलने वाले गाड़ी तथा डीजल का उपयोग भारी चलने वाले गाड़ियों के उपयोग में किया जाता है। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीव से होता है और विश्व का सबसे पहला तेल कुआं पेंसिल्वेनिया में अमेरिका में 1859 में स्थापित किया गया था। पेट्रोलियम कोयले को काला सोना कहा जाता है। सबसे ज़्यादा ऊष्मीयमान गैस का, उसके बाद द्रव का, उसके बाद ठोस का होता है और सबसे ज़्यादा ज्वलन ताप ठोस का, उसके बाद द्रव का, उसके बाद गैस का होता है। मैग्नीशियम जल माने MgO प्लस ऊष्मा प्रकाश देता है। ठीक है ना। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उस ताप को ज्वलन ताप कहते हैं। ठीक है ना। माचिस पर पहले एंटीमनी ट्राइसल्फाइड पोटेशियम क्लोरेट और श्वेत फास्फोरस का मिश्रण होता है। ठीक है ना, ये सब का मिश्रण होता है तब हम लोग माचिस का उपयोग कर पाते हैं। वर्तमान में माचिस पर केवल एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एवं पोटेशियम क्लोरेट लगा रहता है, जबकि माचिस के रगड़ने वाली सतह पर कुछ कांच एवं लाल फास्फोरस लगते हैं। ठीक है ना, जो रगड़ने वाली सतह है उस पर क्या होती है, कांच एवं लाल फास्फोरस। ताप में वृद्धि रगड़ होने पर लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है। जो ताप में वृद्धि होगा या रगड़ होगा तो जो लाल फास्फोरस है वो श्वेत फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए हम लोग जब माचिस को तीली से रगड़ते हैं तो क्या होता है, विस्फोट होके हम लोग के पास आग मिल जाता है हम लोग को। आग बुझाने का कार्य वायु का प्रवाह काटना या ईंधन का ताप कम करने का दोनों होता है। ठीक है ना। आगे देखिए कि सभी प्रकार के आग को बुझाने में CO2 जो गैस है इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं सभी प्रकार के बुझाने के लिए। आग दहन की प्रक्रिया में सबसे गर्म भाग बाहर, मध्य, आंतरिक। रंग सबसे ज़्यादा किस में होता है, नीला, उसके बाद पीला, उसके बाद काला। ऊष्मीयमान का SI मात्रक किलो जूल पर किलोग्राम होता है और सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा होती है। ज्वलनशील पदार्थ का ऊष्मीयमान ज़्यादा तथा ज्वलन ताप कम होता है। किसी व्यक्ति के कपड़े में आग लगने की स्थिति में उसे कंबल से ढकना चाहिए, न कि अग्निशामक का उपयोग। इसमें उपस्थित अम्ल क्षार त्वचा के लिए हानिकारक होता है। ठीक है ना, इसलिए उसको कंबल से ढक लीजिएगा तो आग बुझ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 178 है कि वनोन्मूलन का अर्थ है वनों के स्थान पर आवास या अन्य कार्य को करना। या फैक्ट्री लगा देगा, वन काट देगा उसको, इसके जगह फैक्ट्री लगा देगा, उसी को वन को उन्मूलन कहते हैं। वनोन्मूलन से भूजल स्तर में भी कमी आती है। वन्य जंतु अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल, संरक्षित क्षेत्र आदि पौधे एवं जंतुओं के लिए संरक्षित एवं सुरक्षित क्षेत्र है। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले
पेड़ पौधे एवं जंतु को क्रमशः वनस्पति जात एवं प्राणी जात कहते हैं। ठीक है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 182 में क्या कहा जा रहा है कि जहाँ वन्य प्राणी सुरक्षित एवं संरक्षित रहता है उसे वन्य प्राणी अभयारण्य कहते हैं। रेड डाटा पुस्तक में सभी प्रकार के लुप्तप्राय जीव जंतु एवं पेड़ पौधों को रखा जाता है। प्रवासी पक्षी का प्रवास भोजन की कमी एवं बदलते मौसम के कारण होता है। प्रत्येक शुक्राणु में कोशिका के सामान्य संगठक पाए जाते हैं और जनन कोशिका में उपस्थित XY और XX गुणसूत्र का आकार X बड़ा होता है, उसके बाद Y होता है। मानी दोनों में से कौन बड़ा होता है? X बड़ा होता है। सबसे बड़ा तो जानते हैं आप लोग, हमारे शरीर का सबसे बड़ा कोशिका कौन है? तो X कोशिका है। तो छोटा कौन है? स्पर्म है। अंडाणु सबसे बड़ा कोशिका, छोटा कोशिका कौन है? तो स्पर्म है। शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एकल कोशिका का बना होता है। परखनली शिशु में निषेचन बाहर तथा विकास कहाँ होता है? विकास गर्भाशय के अंदर होता है। ठीक है ना। आगे चलिए देखते हैं हम लोग कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 189 नंबर क्वेश्चन कि निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है जो विकसित होकर भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। भ्रूण के कोशिका में विभाजन के परिणाम स्वरूप अंग का निर्माण होता है। टेडपोल का वयस्क मेढक में रूपांतरण केंद्रण कहलाता है। टेडपोल से मेढक में रूपांतरण के लिए जल में I2 की उपस्थिति अनिवार्य है। आयोडीन की उपस्थित होगा तो टेडपोल से मेढक बन जाएगा। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा में द्विखंडन होता है। और आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 195 कि किसी समरूप कोशिका से किसी खास अंग या संपूर्ण शरीर का विकास कृत्रिम रूप से क्लोनिंग कहलाता है। निषेचन के बाद जो कोशिका नए जीव का उत्पन्न करता है उसे युग्मनज कहलाता है। किशोरावस्था को टीनेजर्स भी कहा जाता है। लड़कों में बढ़ता हुआ स्वर यंत्र को एडम्स एप्पल कहा जाता है। ठीक है ना। वृषण पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन तथा अंडाशय स्त्री हार्मोन एस्ट्रोजन को उत्पादित करता है। एड्रीनलिन हार्मोन रक्त में नमक की मात्रा को नियंत्रित करता है। साथ ही क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना हृदय की नियंत्रण भी करता है। ये आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 200 कि वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। मेढक में थायरॉक्सिन के स्राव से ही टेडपोल वृद्धि कर पाता है, इसलिए I2 मतलब आयोडीन की जरूरत होती है। ठीक है। पत्तेदार सब्जियां, गुड़, मौस इत्यादि में लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बल द्वारा किसी वस्तु के गति की अवस्था को परिवर्तन लाया जा सकता है। संघर्षण हमेशा गति के विपरीत दिशा में लगता है। चुंबक द्वारा लगाया गया बल एक असंपर्क बल का उदाहरण है। द्रव तथा गैस बर्तन के दीवार पर दबाव डालता है। ठीक है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 208 कि सतह के बीच अनियमितता के कारण घर्षण बल लगता है। तरलों द्वारा लगाया गया घर्षण बल को कर्षण भी कहते हैं। विद्युत निकर्षण में उपयोग होने वाली छड़ को इलेक्ट्रोड कहते हैं। जल से देखिए 211 क्या बोल रहा है? जल से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर O2 और H2 गैस पर क्रमशः धन ऋण ध्रुव पर निकलते हैं। माने देखिए जल से विद्युत धारा प्रवाहित कीजिएगा तो O2 जो है वो धन ध्रुव पर और जो H2 जो है वो ऋण ध्रुव पर निकलता है। सस्ते धातु पर महंगे धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया में विद्युत लेपन प्रयोग कहलाता है। और जब एम्बर एक प्रकार की रॉड है को फर से रगड़ते हैं तो यह स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 214 देखिए दोस्तों कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। विद्युतदर्शी से किसी वस्तु के आवेशित होने का पता लगाया जाता है। विद्युत विसर्जन
त्वरित के समय उत्पन्न होता है। और आगे देखिए क्वेश्चन क्या है कि दुर्बल भूकंप क्षेत्र को भ्रंश क्षेत्र भी कहते हैं। भारत में केंद्रीय हिमालय, समस्त पूर्व कच्छ का रण, राजस्थान तथा सिंध गोमा के मैदान तथा दक्षिण भारत के कुछ भाग दुर्लभ भूकंप में आते हैं। भूपटपट्टी भूकंप उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी प्लेट है, ठीक है ना। आगे देखिए कि चिकने पृष्ठ से हमेशा नियमित परावर्तन तथा खुरदरे या अनियमित पृष्ठ से विसरित परावर्तन होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 220, ठीक है ना। परितारिका नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा तथा आँख के रंग के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर देखिए 221 क्या बोल रहा है कि शंकु जो तीव्र प्रकाश तथा सल्काए मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होता है। शंकु कहाँ होता है? हमारे आँख में होता है। शंकु रंग के लिए भी उत्तरदायी होता है। तितली के बड़े नेत्र वास्तव में सहसो छोटे नेत्र से मिलकर बने होते हैं। रात्रि में देखने वाले जंतु के रेटिना में बड़ी संख्या में सलाकाएं तथा कम मात्रा में शंकु होता है। इसके विपरीत दिन में देखने वाले जंतु में होता है, ठीक है ना। आगे देखिए कि क्वेश्चन नंबर 224 क्या बोल रहा है कि पदार्थ के अणु में गति के कारण ताप उत्पन्न होता है तथा अणुओं के गति ऊर्जा के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। दो विभिन्न पदार्थों के कण का स्वतः ही मिलना विसरण कहलाता है। बल लगाने पर ठोस टूट सकता है लेकिन इसका आकार नहीं बदलता। इस गुण को दृढ़ता कहा जाता है। अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का विसरण तीव्रता से होता है। किसी ठोस पदार्थ का गलनांक उसके मध्य आकर्षण बल को दर्शाता है। जिसका जितना ही गलनांक अधिक होगा उसका उतना ही मध्य आकर्षण बल ज़्यादा होगा। किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है। ठोस के गलने की प्रक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है। इस ऊष्मा को गलन संगलन की प्रसुप्त या गुप्त ऊष्मा कहलाता है। इसको कहते हैं, ठीक है ना, कहलाता है या कहते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं यानी ठोस, द्रव और गैस दाब और तापमान के द्वारा तय होती है। आगे देखिए दोस्तों 1 ATM। ATM मतलब होता है कि वायुमंडलीय दाब, ठीक है ना। 1 वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 1.01 गुणा 10 के पावर 5 पास्कल। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण तथा क्वथनांक पर या क्वथनांक से ऊपर वाष्प में बदलना वाष्पन कहलाता है, या इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण भी कहते हैं, ठीक है ना। वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होता है। कम घनत्व तथा कम ताप पर पदार्थ को ठंड करने से BEC तैयार किया जाता है। आगे देखिए हम लोग आगे के देखेंगे क्वेश्चन 239 नंबर कि रंगों को पृथक करने की प्रक्रिया को क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। जिस पदार्थ की क्वथनांक के बीच 25 डिग्री से कम का अंतर होता है उसे प्रभाजी आसवन विधि से शुद्ध किया जाता है। वायु से विभिन्न गैस तथा पेट्रोलियम उत्पादों को प्रभाजी आसवन विधि द्वारा अलग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 222 देखिए पदार्थ का वह गुण जिसका अवलोकन एवं वर्णन किया जाता है भौतिक गुण कहलाता है। मोमबत्ती के जलने में भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होता है, ठीक है ना। रॉबर्ट बायल सबसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया था। किसने किया था? रॉबर्ट बायल ने। क्वेश्चन नंबर देखिए 245 की तत्व की परिभाषा सर्वप्रथम एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर ने किया था। और 92 तत्व प्राकृतिक हैं जिसमें 11 तत्व गैस 2 तत्व द्रव में पाए जाते हैं और सब शेष तत्व क्या है दोस्तों? तो ठोस में है, ठीक है ना। H2S एक रंगहीन गैस है जिसमें सड़े हुए अंडे जैसा गंध आता है। यौगिक को केवल रासायनिक विद्युत रासायनिक
प्रक्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है। ठीक है ना। बहुत ही बेस्ट कलेक्शन है दोस्तों। मैं खुद रेलवे का एग्ज़ाम निकाल कर बैठा हूँ, इसलिए मेरे को पूरी तरह से अनुभव है कि दोस्तों कि किस तरह का क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। इसीलिए तो मैं दोस्तों इस बुक को आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ और आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 249 कि निलंबन के कणों को आंखों से देखा जा सकता है। केवल विषमांगी मिश्रण ही टेंडल प्रभाव दर्शाता है। परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या 10⁻10 मीटर होती है। और डाल्टन ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया था। तत्व के प्रतीक का सुझाव सर्वप्रथम वर्जिलियस ने दिया था और एवोगाड्रो संख्या को Na से निरूपित किया जाता है। किसके? Na से। ठीक है। Na का मतलब है 6.022 गुना 10⁻23 अणु परमाणु आयन होता है। इसके बराबर 22.4 लीटर भी होता है गैस। ठीक। सर्वप्रथम अणु तथा मोल शब्द का प्रतिपादन विल्हेल्म ओस्टवाल्ड ने दिया था। परमाणु अविभाज्य न होने के प्रमाण स्थिर विद्युत तथा विद्युत चालन की स्थिति में मिलता है। प्रोटॉन की खोज कैनाल रे के रूप में गोल्डस्टीन ने 1686 ईस्वी में किया था, परंतु बाद में इसकी व्याख्या प्रोटॉन के रूप में रदरफोर्ड ने किया। ठीक है ना। आगे देखिए कि जे थॉमसन पहला वैज्ञानिक था जिन्होंने परमाणु मॉडल दिया था। ठीक है ना। परमाणु मॉडल। इलेक्ट्रॉन की खोज के कारण 1905 में थॉमसन को नोबेल पुरस्कार मिला था और परमाणु उदासी ने इसके बारे में थॉमसन ने बताया। परमाणु उदासी ने इसके बारे में थॉमसन ने बताया और रदरफोर्ड को नाभिकीय भौतिकी का जनक कहा जाता है। और रदरफोर्ड ने ही बताया कि परमाणु की त्रिज्या नाभिक के त्रिज्या की तुलना में 10⁵ गुना बड़ा है। परमाणु की स्थिरता की व्याख्या नील्स बोर ने किया और संयोजकता परमाणु की संयोजन शक्ति कहलाती। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 267 की रदरफोर्ड ने परमाणु की तुलना सौर परिवार से किया। रॉबर्ट हुक ने कर्क से मृत तथा ल्यूगन हॉक ने तालाब से जीवित कोशिका का खोज किया। रक्त का पंप हृदय करता है। प्लाज्मा झिल्ली केंद्रक तथा कोशिका द्रव सभी कोशिका का प्रमुख अवयव है। कोशिका झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। जल के अणुओं की गति जब वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे परासरण कहते हैं। अब देखिए कि अल्प परासरण कोशिका फूल जाती है। अल्प परासरण में क्या होता है? कोशिका जो है फूल जाती है। सम परासरण में कुछ भी नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अति परासरण क्या होता है? अति परासरण में कोशिका चिपक जाती है। ठीक है ना। कोशिका चिपक जाएगी। क्वेश्चन नंबर 276 देखिए, एक कोशिकीय अवायवीय जीव तथा अधिकांश पादप कोशिका परासरण द्वारा जल ग्रहण करता है। प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है जो लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। अमीबा तथा अनेक एक कोशिकीय जीव अपना भोजन एंडोसाइटोसिस विधि द्वारा करते हैं। कोशिका झिल्ली सहित अन्य पदार्थों का संकुचन जीव द्रव्य कुंचन कहलाता है और कोशिका विभाजन के समय क्रोमोसोम दिखाई देता है। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। अस्पष्ट केंद्रक में केवल क्रोमेटिन पदार्थ होता है जिसे केंद्र काय कहते हैं। जिस कोशिका में केंद्रक झिल्ली होता है उसे यूकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। देखिए कितना जल्दी हम लोग 300 क्वेश्चन के नज़दीक आ गए हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 284 की कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक द्रव जीव द्रव्य कहलाता है। यकृत विष तथा दवा को निराकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ईआर में संश्लेषित पदार्थ गोल्जी उपकरण में जमा रहता है। ईआर मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लाइसोसोम में उपस्थित एंजाइम का निर्माण ईआर में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर होता है। इसमें दोहरी झिल्ली होती है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोकैरियोटिक कोशिका में
किसी भी प्रकार का झिल्ली नहीं पाया जाता है। ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 291 की, प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्रोमोसोम के स्थान पर यू न्यूक्लिक अम्ल होता है। इसमें केवल राइबोसोम अंगक रूप में मौजूद होता है। कोशिका के अंदर विषैले पदार्थों का निराकरण चिकली अंतर्द्रव्य जालिका द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 294, गोल्जी उपकरण सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलता है। गोल्जी उपकरण का परीक्षण सिल्वर नाइट्रेट के द्वारा किया जाता है। रक्त ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थ का वहन करता है। आगे देखिए, रक्त फ्लोएम तथा पेशी ऊतक का उदाहरण है। देखिए क्वेश्चन नंबर 298, विभाजोतक ऊतक में रसधानी नहीं होता है। कोलेनकाइमा की भित्ति लिग्निन के कारण कठोर होता है। कोलेनकाइमा नहीं, ऑस्कलेनकाइमा है। ठीक है ना, ऑस्कलेनकाइमा। वाप्तोसर्जन की प्रक्रिया रंध्र के द्वारा होती है। पेरेन्काइमा भोजन का संग्रहण करता है। फ्लोएम रेशा को छोड़कर सभी जीव में होता है। फ्लोएम रेशा को छोड़कर सभी क्या लिखा है, सभी जीवित में होता है, सभी जीवों में होता है, लिखना चाहिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 303 कि रक्त तरल संयोजी ऊतक का एक उदाहरण है। जो भी पदार्थ शरीर में प्रवेश करता है वह एपिथेलियम के परत से अवश्य गुजरता है। आहार नाल तथा मुख के स्तर सल्की एपिथेलियम से ढका रहता है। ठीक है ना। जहाँ पचित भोजन का अवशोषण तथा स्राव होता है वहाँ का भीतरी स्तर स्तंभाकार एपिथेलियम से बने होता है। ठीक है ना। प्लाज्मा रक्त गैस शरीर के पचे हुए भोजन, हार्मोन और उत्सर्जित पदार्थों का संवहन या परिवहन करता है। एरिओलर संयोजी ऊतक अंगों के भीतर खाली स्थानों को भरता है। ठीक है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 309 कि अस्थायी ऊतक विभाजोतक का ही एक प्रकार होता है जो विभाजन की क्षमता को खो चुका होता है। तन्ने की परिधि पार्श्व विभाजोतक के कारण बढ़ता है। वाहिनिकाएं में छिद्रिल कोशिका भित्ति नहीं होता है। बाह्य त्वचा का कार्य प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाव, गैसों का विनिमय, वाप्तोसर्जन है। पेशीय ऊतक में संकुचनशील प्रोटीन पाया जाता है। सहचर कोशिका में परिपक्वता के समय केंद्रक लोप हो जाता है। मरुस्थलीय पौधों में जल ह्रास की दर में कमी ब्यूटिल उपत्वचा से होता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर देखिए 300, हम लोग देखेंगे 15 नंबर की मरुस्थली हो गया। 316 नंबर देखेंगे, कर्क कोशिका में सुबेरिन के कारण जल तथा गैस की पारगम्यता समाप्त हो जाती है। जिम्नोस्पर्म में जल संवहन ऊतक वाहिनिकाओं में पाया जाता है। अरस्तु ने जीवों का वर्गीकरण उनके स्थल, जल एवं वायु में रहने के आधार पर किया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 319 कि जैव विकास के उदाहरण सर्वप्रथम 1859 ईस्वी में डार्विन ने अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में दिया था। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है, जाति है। कवक विषमपोषी यूकैरियोटिक जीव होता है। लाइकेन सहजीवी कवक एवं शैवाल के बीच पाया जाता है। बैरियोफाइटा वर्ग के पौधों में संवहन के लिए विशिष्ट ऊतक नहीं पाया जाता है। ऑर्थोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। इसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है ना। ऑर्थोपोडा में रुधिर वाहिकाओं में नहीं बहता है, माने कि रुधिर वाहिकाओं नहीं होता है, ऐसे ही रहता है, अंगों में बहता है। देखिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों कि 328 देखिए कि इकाइनोडर्मेटा समुद्री जीव है जैसे अर्चिल, स्टारफिश इत्यादि। उभयचर में बाह्य कंकाल नहीं पाया जाता है जैसे मेढक, सैलामेंडर और टोड। इसमें सल्ग नहीं पाया जाता है। इकाइनोडर्मेटा में चलने के लिए नाल पाद होता है। सिलेंट्रेटा में वास्तविक अंग नहीं पाया जाता है। गति की परिभाषा तथा समीकरण गैलीलियो ने दिया। गति के नियम न्यूटन ने
दिया था, ठीक है ना। गति के नियम किसने दिया? गति की परिभाषा तथा समीकरण किसने दिया? गैलीलियो ने। लेकिन गति के नियम किसने दिया? न्यूटन ने दिया। अनंत तल पर कोई पिंड उतनी ही ऊंचाई तक जाता है जितने ऊंचाई से छोड़ा गया। गोली की गति को बदलने के लिए एक असंतुलित बाह्य बल तथा गोली की गति को एक रूप बनाए रखने के लिए संतुलित बल की आवश्यकता होती है। सर्वप्रथम 1640 में गैलीलियो ने लोलक घड़ी का आविष्कार किया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर देखिए 338 पढ़ेंगे हम लोग कि सर्वप्रथम गैलीलियो ने ही सभी ग्रहों के बारे में बताया कि वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, न कि पृथ्वी के। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 339 देखेंगे हम लोग कि द्रव्यमान किसी वस्तु के जड़त्व को मापता है। संवेग के बारे में सर्वप्रथम न्यूटन ने बताया था। विस्थापन समानुपाती होता है टी के समान वेग, तो विस्थापन जो है समानुपाती होता है टी स्क्वायर के, तो एक समान त्वरण होता है। देखिए क्या यहाँ पर बोल रहा है कि विस्थापन समानुपाती टी के होता है, समय के होता है, तो एक समान वेग होता है। लेकिन जब विस्थापन समानुपाती होता है टी स्क्वायर के, तो एक समान त्वरण होता है। किसी निश्चित बल के लिए द्रव्यमान त्वरण के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। मकर ध्वज के रूप में HGS को जाना जाता है और सोने की सूता को मापने के लिए आर्किमिडीज के नियम का उपयोग किया जाता है। जूल ने ऊर्जा संरक्षण के नियम को प्रयोगात्मक रूप से सत्यापित किया तथा ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक के रूप में खोज किया। स्किलंकी एक प्रकार का पतला स्प्रिंग होता है। गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य अंतिम एवं प्रारंभिक ऊंचाई के अंतर पर निर्भर करता है, ठीक है ना। आगे देखिए कि ध्वनि तरंग कंपन द्वारा उत्पन्न होता है, जो एक प्रकार का यांत्रिक ऊर्जा का रूप है। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। हर्ट्ज ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की, जिसके व्याख्या आइंस्टीन ने किया था। एकल आवृत्ति के ध्वनि को टोन कहते हैं। अनेक आवृत्ति के ध्वनि को स्वर कहते हैं। किसी एकांक क्षेत्रफल से एक सेकेंड में गुजरने वाली ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 355 नंबर कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे तथा कुत्ता 25,000 हर्ट्ज 25 किलो मतलब 25 वही किलो या हजार हर्ट्ज तक के ध्वनि को सुन सकते हैं। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे भी। चूहा तथा चमगादड़ पराध्वनि उत्पन्न करते हैं एवं सुन भी सकते हैं। पराध्वनि का उपयोग धातु के ब्लॉकों में दरारों तथा अन्य दोषों का पता लगाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 358 देखिए, आंतरिक कोण में कोणावर्त द्वारा दाब परिवर्तनीय को विद्युत संकेतों में परिवर्तन कर दिया जाता है। विक्षोभ गमन के कारण ध्वनि वायु में गमन करता है। कुछ प्रकार के कैंसर आनुवंशिक असामान्यता के कारण होता है। वायरस से होने वाले सामान्य रोग खांसी, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, डेंगू एवं एड्स होता है। टाइफाइड, हैजा, क्षय रोग एवं एंथ्रेक्स बैक्टीरिया से होता है। देखिए आगे देखिए 363 क्या बोल रहा है, स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया मुहासे के कारण होता है। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लड़के या लड़कियों की जब किशोरावस्था होता है उस टाइम उनके चेहरों पर मुहासे आता है, तो उसके कारण कौन है? स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया होता है, ठीक है ना। बैक्टीरिया के कारण मुहासा होता है। प्रोटोजोआ ट्रिपनोसोमा निद्रालु रोग का कारण होता है। लिस्मेनिया डोनावाली कालाजार के कारण होता है। कवक बैक्टीरिया के कोशिका भित्ति बनाने की क्षमता को खत्म करता है। कवक क्या होता है? कवक बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति बनाने की क्षमता को खत्म करता है, इसलिए इसका उपयोग एंटीबायोटिक बनाने में किया जाता है। विषाणु में कोई ऐसा पदार्थ या गुण नहीं होता है जिससे इसका एंटीबायोटिक बनाया जा सके। विषाणु से एंटीबायोटिक नहीं बनाया जाता है, कवक से बनाया जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन, नई कोशिकाओं के बनने के प्रक्रम को शोध कहते हैं। हेपेटाइटिस के ही कुछ वायरस से पीलिया रोग होता है। हेपेटाइटिस और हैजा
दूषित रोग से होता है। शुक्र तथा मंगल ग्रह के वायुमंडल में 95 से 97% CO2 होता है। बहुत से समुद्री जीव जल में खुले कार्बोनेट से अपना कवच बनाते हैं। वायु ऊष्मा तथा विद्युत का कुचालक होता है। वायु जो होता है वो ऊष्मा तथा विद्युत का कुचालक होता है। चांद पर वायुमंडलीय ताप का रेंज 120 से 110 डिग्री तक होता है। वायु की गति दाब प्रवणता पर आधारित होती है। लाइकेन SO2 की उपस्थिति में वृद्धि नहीं करता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया O2 की उपस्थिति में संभव नहीं होती है। खाद्य में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, ठीक है ना। खाद्य में अल्प मात्रा में पोषक होता है। उर्वरक में संतुलित मात्रा में सभी पोषक तत्व होता है। क्रमिक पूर्व नियोजित तरीका से किया गया खेती फसल चक्र कहलाता है। फसल में कीट को कम करना बचाव धमक कहलाता है। गाय वाइस इंडिकस, भैंस वस बुटेलिस यह भारतीय नस्ल है। विदेशी नस्लों जैसे कि जर्सी, ब्राउन स्विस इत्यादि हैं। देसी नस्लों रेड सिंधी, साहिवाल इत्यादि हैं। सब देसी नस्ल हैं। ऑयस्टर क्या है? ऑयस्टर एक संवर्धन पालन मोतियों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो कहते हैं मोतियों को पालन को क्या कहा जाता है? ऑयस्टर कहा जाता है। मोरी कल्चर शहतूत पर रेशम कीट को पाला जाता है। मोरी कल्चर। मैरी कल्चर समुद्र जीवों को संवर्धन कहलाता है। कटला मछली जल की सतह से अपना भोजन प्राप्त करता है। रोहू मछली तालाब के मध्य क्षेत्र से अपना भोजन प्राप्त करता है। मृगल तथा कोमल कार्प तालाब की तली से भोजन प्राप्त करता है, ठीक है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 392 देखते हैं हम कि ज्वार बाजरा कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 393 देखिए दोस्तों, फूल गोभी कैल्शियम और पोटेशियम का मुख्य स्रोत होता है। पृथ्वी गर्म होता है विकिरण द्वारा तथा वायुमंडल गर्म होता है पृथ्वी तथा पानी द्वारा परावर्तित विकिरण से, था ना, ठीक है ना। जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया जल तथा O2 की उपस्थिति में संभव नहीं है। वह अपसर्जन कार्बन चक्र की तहत नहीं आता है। ओजोन छिद्र का अर्थ है ओजोन परत का पतला होना। बंजर शैल पर लाइकेन की वृद्धि के बाद मोस का वृद्धि होता है। मैग्नीशियम रिबन का दहन श्वेत ज्वाला के साथ होता है। धातु प्लस अम्ल लवण प्लस जल बनते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए कि धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल लवण प्लस H2O और धातु प्लस अम्ल लवण प्लस H2 मतलब हाइड्रोजन गैस, धातु के ऑक्साइड और प्लस अम्ल लवण प्लस जल होते हैं, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है। कंपोस्ट का बनना भी एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को गर्म करने पर यह हरे रंग के फेरिक ऑक्साइड में चेंज होता है, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला देखिए FeSO4, उसके बाद अभिक्रिया किया Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर यह NO2 का भूरा रंग का धुआं मुक्त करता है। PbNO3 का होल ट्वाइस, इसको अभिक्रिया आप कराइएगा तो 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2 का निर्माण होगा, ठीक है ना। आगे देखिए नेक्स्ट दोस्तों, ये अभिक्रिया था, ये अभिक्रिया के बारे में दर्शाया था। ये भी आ जाता है दोस्तों कि ये इसको पूरा करना होता है, ये भी आ जाता है। सूर्य के प्रकाश में कहाँ आता है? तो एग्जाम में आता है और कहाँ आएगा दोस्तों? चलिए आगे देखिए कि सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है। सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड जो होता है, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? श्वेत रंग, उसका धूसर रंग का हो जाता है सूर्य के प्रकाश के कारण, ठीक है ना। आगे देखिए प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड सिल्वर तथा क्लोरीन में विघटित हो जाता है। AgCl तथा AgBr का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफ में होता है तथा इसमें मुख्य रूप से AgBr का उपयोग होता है। गति प्लस द्रव्यमान का अध्ययन
किनेटिक कहलाता है, ठीक है ना। गति प्लस द्रव्यमान का अध्ययन किनेटिक कहलाता है। आयनों का आदान प्रदान द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता है। कॉपर O2 से अभिक्रिया करा के काला रंग का CuO प्राप्त होता है, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है ना। आगे देखिए, पुनः CuO मतलब कॉपर ऑक्साइड पर H2 गैस प्रवाहित करने पर यह काली परत भूरी रंग में चेंज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 414 देखिए, यह अभिक्रिया प्रत्यवर्ती का होती है, ठीक है ना। यह अभिक्रिया कौन सी होती है? प्रत्यवर्ती होती है, ये वाला अभिक्रिया। CuO प्लस H2 बराबर Cu प्लस H2O रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। जंग का जल O2 दोनों जलवाष्प की उपस्थिति में संभव होता है। यह लालिमा युक्त भूरे रंग का होता है। जंग कैसा रहता है? तो लालिमा युक्त भूरे रंग का होता है। डब्बा बंद खाद्य पदार्थों में N2 गैस पैक किया जाता है। आप लोग देखते होंगे, कोई भी आप लोग वस्तु खरीदते हैं, जैसे कि चिप्स या कुरकुरा खरीदते हैं, तो वो फूला रहता है, उसमें गैस भरा रहता है। वो गैस कौन सा रहता है? वो नाइट्रोजन गैस ही रहता है। अवक्षेपण अभिक्रिया में अम्लीय लवण प्राप्त होता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड के अस्लेटी AgCl के अपघटन पर Ag बनने से होता है। लेड नाइट्रेट के स्थान पर लेड एसीटेट का उपयोग किया जाता है। डिकन विधि से Cl2 का निर्माण किया जाता है। Cl2 का निर्माण किस विधि से किया जाता है? तो डिकन विधि से। O2H2O2 HNO2 ऑक्सीकारक तथा अकारक दोनों हैं, ठीक है ना। कौन कौन? O2 देखिए O3 H2O2 और HNO2 ये ऑक्सीकारक और अकारक दोनों का गुण रखते हैं। दोस्तों, खाली पढ़ने से नहीं होता है, जो पढ़े हैं उसको समझ समझ के पढ़ने का मतलब ही पढ़ना होता है। नहीं तो पढ़ने का तो कुछ भी कोई भी पढ़ देगा, यदि समझ में नहीं आएगा तो पढ़ने से कुछ भी फायदा नहीं है। आप लोग को दोस्तों इसमें कोई भी क्वेश्चन डाउट में होगा, आप लोग कमेंट हमको दे दीजिए, कमेंट में कर दीजिएगा, मैं उसको शॉर्ट के रूप में इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। कोई भी आप लोग का इसमें, जैसे आप लोग को समझ में नहीं आएगा 422 नंबर, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि 422 का हमको विश्लेषण सहित व्याख्या कर दीजिए, तो मैं शॉर्ट के रूप में दोस्तों आप लोगों को वीडियो एक डाल दूंगा। तो देखिए 422 के रूप में शॉर्ट में के रूप में कैसे डालूंगा? तो डालूंगा, क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, उसके बाद डालूंगा कि हाइड्रेंजिया, पेटूनिया एवं जेरानियम जैसे कई फूलों की पंखुड़ियाँ का भी अम्ल क्षार सूचक के रूप में उपयोग किया जाता है। देखिए क्षार सूचक के रूप में किसका किसका प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रेंजिया, पेटूनिया एवं जेरानिक जैसे कई फूलों की पंखुड़ियाँ जो होती है, उन लोग को, ये जो पंखुड़ियाँ होती है, इनका भी उपयोग अम्ल और क्षार सूचक के रूप में किया जाता है। जैसे अम्ल क्षार के सूचक के रूप में लिटमस को किया जाता है ना, जैसे कि अम्ल जो होता है नीला को लाल कर देता है, और नीला लिटमस पत्र को लाल अम्ल करता है, और लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करेगा? वो क्षार करता है। उसी प्रकार ये जो होते हैं, इनका भी फूलों की पंखुड़ियाँ जो होता है वो अम्ल एवं क्षार सूचक के रूप में कार्य करता है। समझ गए होंगे आप लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक। आगे देखिए, वनीला प्याज एवं लौंग के तेल का उपयोग गंधीय सूचक के रूप में किया जाता है। 2NaOH प्लस Zn Na2ZnO2 प्लस H2O सोडियम जिंकेट का निर्माण होता है। CaCO3 इसको क्या क्या कहा जाता है? चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर इसको कहा जाता है, ठीक है ना। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 426, ठीक है ना। 426 किधर गया? देखिए 426, जब वर्षा जल का pH मान 5.5 से कम होता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाता है। शुक्र का वायुमंडल H2SO4 के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना है। नेटल के पौधे के कांटों में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, जिसके इलाज के लिए डॉग पौधों के पत्ती को रगड़ा जाता है, ठीक है। ये पौधों के बारे में बात कर रहा है। साधारण नमक NaCl का कच्चे माल के रूप में NaOH
NaHCO3, Na2CO3, NaOCl2, NaOCl2 इत्यादि का उपयोग किया जाता है साधारण नमक कच्चे माल के रूप में उपयोग करने के लिए। ठीक है ना। आगे देखिए कि Na2CO3 का उपयोग जल की अस्थायी और अस्थायी कठोरता दोनों को दूर करने में प्रयोग किया जाता है। दांत का इनामेल सबसे कठोर अंग है जो क्षारीय प्रकृति का होता है। सांद्र HCl प्लस सांद्र NaOH बराबर पीला हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सोना सबसे अधिक उपयोग में आने वाला तन्य तथा आघातवर्धनीय पदार्थ है तत्व है। क्षारीय धातु मुलायम तथा कम गलनांक का होता है, इसे चाकू से काटा जा सकता है। सिल्वर एवं गोल्ड अत्यंत अधिक ताप पर O2 से अभिक्रिया करते हैं। Na तथा K माने कि सोडियम और पोटेशियम ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया कर लेते हैं। इसका मतलब कि जो सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं बहुत ही अभिक्रियाशील तत्व है, और जो सिल्वर और गोल्ड जो होते हैं इनको अभिक्रियाशीलता बहुत ही कम होती है, ये स्वतंत्र तत्व हैं। मैग्नीशियम Mg ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, बल्कि गर्म जल के साथ धातु ऑक्साइड प्लस H2 प्रदान करता है। PbCu Ag तथा Au जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करते हैं। सबसे कम अभिक्रियाशीलता वाला धातु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। ठीक है ना। जो सबसे कम अभिक्रियाशीलता रहेगा, जिसमें कभी क्रियाशील करने की क्षमता नहीं होता है, वो जो दोस्तों स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, जैसे कि Ag, Au, Pt और C। इसको नोबेल तत्व भी कहा जाता है। ठीक है ना। आगे देखिए कि Cu एवं Ag अपने सल्फाइड एवं ऑक्साइड के रूप में संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। 441 देखिए, अधिक अभिक्रियाशीलता वाले धातु स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इसे विद्युत अपघटन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है, जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। ये सब तत्व जो होते हैं ये विद्युत अपघटन द्वारा शुद्ध किए जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अभिक्रियाशील तत्व हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 442, Zn, Fe और Pb जिंक, लोहा और सीसा पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में यह ऑक्साइड और सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। Zn, Fe, Pb और Cu कार्बन के उपयोग से अपचयन होता है इनका, और Ag, Au और Pt प्राकृतिक अवस्था में उपस्थित होते हैं। कार्बोनेट अयस्क निष्पादन द्वारा, सल्फाइड अयस्क भर्जन द्वारा शुद्ध किया जाता है। ठीक है ना। अम्लीय अशुद्धि एनोड तली पर विक्षेपित हो जाता है, जिसे एनोड पंख कहते हैं। ठीक है ना। आगे देखिए दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन में आप लोगों का डाउट है आप लोग कमेंट कर दीजिए। मैं आप लोग 10 से 20 क्वेश्चन एक साथ कमेंट कीजिएगा, तो मैं उस 20 से 25 क्वेश्चन जो रहेगा उसको मैं एक वीडियो में संग्रह करके और विस्तार से आप लोगों को समझा के वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 447 नंबर कि Cu प्लस CO2 से मिलकर क्या बनता है, CuCO3 बनता है, जो हरा रंग का हरा थोथा इसको बोलते हैं। ठीक है ना। FeAlZn ठंडा एवं गर्म जल के साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं करता है, क्योंकि ये लोग जो होते हैं ना वो उतना अभिक्रियाशील तत्व नहीं होते हैं। धातु HNO3 से अभिक्रिया करके H2 नहीं देता है। स्टेनलेस स्टील बराबर Fe प्लस निकेल प्लस Cr प्लस कार्बन। स्टेनलेस स्टील किससे बना होता है, तो लोहा से। लोहा निकेल क्रोमियम और कार्बन से मिलकर बना होता है। ये बहुत वेरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। भू प्रॉपर्टी में खनिज के रूप में 0.02% कार्बन है, वायुमंडल में 0.03% CO2 है, और कार्बनिक यौगिक आयन नहीं बनाता है, इसलिए यह विद्युत का कुचालक होते हैं। जो भी कार्बनिक यौगिक हैं वो सब विद्युत का कुचालक होते हैं। नेक्स्ट देखिए कि बायोगैस CNG अर्थात रसोई ईंधन का उपयोग, जो रसोई ईंधन होता है उसका मुख्य घटक मीथेन होता है। अपरूप का
रासायनिक गुण समान तथा भौतिक गुण जो होता है वो भिन्न होता है। जो अप्रूप होते हैं उसका रासायनिक गुण समान और भौतिक गुण क्या होता है, भिन्न होता है। नेक्स्ट देखिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 456। कार्बन में श्रृंखला बनाने की क्षमता होती है। सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ 7/8 7 और 8 परमाणु तक श्रृंखला बनाता है, तो जो अति विक्रियाशील होता है, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच बना बंधन अधिक मजबूत तथा अस्थायी होता है। यह गुण इसके छोटे आकार के कारण होता है, ठीक है ना। यह गुण किसके कारण होता है, छोटे आकार के कारण होता है। जैव शक्ति यौगिक केवल जीव से ही प्राप्त होता है, वर्जिलियस ने दिया है, ये बात कहा है। बोलहर ने जैव शक्ति का खंडन अमोनियम साइनाइड से यूरिया बनाकर किया। कार्बन परमाणु का वलय संरचना साइक्लोटोन कहलाता है। समजात श्रेणी के बीच CH2 का अंतर होता है। आणविक द्रव्यमान बढ़ने से गलनांक कंथनांक में भी वृद्धि होता है। एल्कोहल OH, एल्डिहाइड Al, कीटोन O, कार्बोक्सिलिक अम्ल ओइक एसिड, इस तरह इन लोगों का जो लास्ट का नेम होता है इससे स्टार्ट होता है, ठीक है ना। अब देखिए कि संतृप्त हाइड्रोजन नीली ज्वाला तथा असंतृप्त पीला ज्वाला के साथ जलती है। पैलेडियम अथवा निकेल उत्प्रेरकों का उपयोग वनस्पति तेल से घी बनाने में किया जाता है। एथेनॉल जल में पूर्णतः विलय होता है। CaO H2SO4 निर्जलीकरण में उपयोग किया जाता है। अम्ल प्लस एल्कोहल एस्टर का निर्माण करता है, ठीक है ना। ईस्टर इत्र गंध सूचक के रूप में प्रयोग किया जाता है। साबुन के अणु मिशेल संरचना तैयार करता है। जल में विलय एक सिरे को जलरागी तथा हाइड्रोकार्बन में विलय को जल विरागी, जो जल में विलय होता है उसको बोलते हैं जलरागी, और जो हाइड्रोकार्बन में विलय होता है उसको जल विरागी कहते हैं, ठीक है ना। दोस्तों आप लोग इसी तरह वीडियो में बने रहें। दोस्तों आप लोगों को ग्रुप डी में ज्वाइनिंग कराने का जिम्मा हमारी है, हम आपको ज्वाइनिंग कराएंगे। दोस्तों आपको इतनी अच्छी तरीके से आप लोगों को पढ़ाएंगे, अच्छी तरीके से दोस्तों मटेरियल लाएंगे कि आप लोग खुद बोलिएगा कि सिलेक्शन मेरा पक्का हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों मैं खुद सिलेक्शन लिया हूँ, ठीक है ना, और सिलेक्शन लेकर उसको छोड़ भी दिया हूँ और दूसरा रेलवे में ही ज्वाइन कर लिया, ठीक है ना। दोस्तों मेरा मार्क्स दोस्तों ग्रुप डी में 88 मार्क्स था, ठीक है ना, आउट ऑफ 100 बिना नॉर्मलाइजेशन के, ठीक है ना। तो आप लोग समझ सकते हैं कि मेरी तैयारी कैसी थी और आप लोग को जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो कितना अच्छा मटेरियल हो सकता है, ठीक है ना। आगे देखिए दोस्तों, आगे क्या पढ़ते हैं हम लोग कि साबुन के अणु मिशेल संरचना तैयार करती है, ये तो पढ़ चुके हम। अपमार्जक लंबिक कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला के अमोनिया एवं सल्फोनेट लवण होता है। सन 1817 में डोवेनाइडन ने त्रिक नियम दिया था। कब दिया था? 1817 में त्रिक नियम। इन्होंने जर्मनी के म्यून्स वर्ग में औषधि तथा अस्टन वर्ग में रसायन शास्त्र के अध्ययन किया था, ठीक है ना, जर्मनी के थे ये। जेना विश्वविद्यालय में अध्यापक भी थे। सबसे पहले प्लेटिनम उत्प्रेरक की खोज वर्जिलियस ने किया था। लियोपिन का उपयोग सफ़ेद पेंट के रूप में किया जाता है। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम का सारणी 56वें तत्व थोरियम तक था। मतलब कि न्यूलैंड्स का अष्टक नियम जो था वो उसके टाइम 56 ही तत्व उपस्थित थे, जो लास्ट तत्व थोरियम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यह नियम Ca तक ही लागू होता था, कैल्शियम तक ही लागू होता था। CO निकेल का गुण Fe के समान होता है, होते हुए भी Fe को बहुत दूर रखा, ठीक है ना। इनका ये सीमित था, इनका कमियाँ थी। CONi को हेलोजन के साथ रखा। भविष्य में अन्य तत्व न होने की संभावना भी व्यक्त की कि न होना, तो ये अष्टक अंत में न्यूलैंड्स ने ऐसा किए थे, ठीक है ना। आगे देखिए कि मेंडलीफ ने आवर्त सारणी 1869 में छापी तथा 1872 में जर्मन पत्रिका में छपी थी। आवर्त सारणी 1869 ईस्वी में छपल रहन, लेकिन जर्मन पत्रिका में कब छपल है?
ये 1872 ईस्वी में कहाँ का रहन, जर्मनी का रहन, ठीक है ना, मेंडलीव। इसके समय में 63 तत्व थे। इन्होंने परमाणु, द्रव्यमान एवं उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों के बीच संबंध स्थापित किया। द्रव्यमान के बीच में इन्होंने, ठीक है ना, आता है क्वेश्चन कि मेंडलीव ने परमाणु, द्रव्यमान और द्रव्यमान से भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों को बीच संबंध को स्थापित किया था, ठीक है ना। और मोसले ने किसके तरफ से, तो मोसले ने परमाणु संख्या से, ठीक है ना, परमाणु संख्या से मोसले ने किया था। आगे देखिए कि इनके समय में 63 तत्व थे, और ये तो हो गया। इन्होंने H2O एवं O2 पर ध्यान केंद्रित किया था। ऊर्ध्वाधर स्तंभ ग्रुप समूह और क्षैतिज जो होता है उसको आवर्त कहा जाता है। इन्होंने ऑक्साइड के ऊपर रखा। एक्का बोरॉन एस्केडियम, एक्का AlGa एवं एक्का SiGa को बोलते हैं, ठीक है। ये समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहा है, ठीक है ना, क्या बोल रहा है पता नहीं, छोड़ो। अक्रिय गैस को बाद में बाईं ओर रखा गया, ठीक है ना, अक्रिय गैस को बाद में रखा गया। आगे देखेंगे हम लोग कि आधुनिक आवर्तसारणी मोसले ने दिया था। किसने दिया था, मोसले ने दिया था। इन देखिए इनका परमाणु संख्या का फलन था। ये जो आधुनिक आवर्तसारणी जो था ये परमाणु संख्या के आधार पर था, और जो मेंडलीव का आवर्तसारणी था वो दोस्तों परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन था, ठीक है ना। आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। नाभिकीय आवेश को बढ़ने से परमाणु इलेक्ट्रॉन को खींचता है, जैसे साइज घट जाती है, ठीक है ना। क्यों साइज घटती है आप लोग देख चुके हैं। आगे देखिए कि समूह में नीचे जाने पर त्रिज्या बढ़ने से बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर चला जाता है, जिसके कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश घट जाता है तथा आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग हो जाता है। मेंडलीव ने नया तत्व खोजे जाने की भविष्यवाणी की थी। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि स्वपोषी अकार्बनिक स्रोत से CO2 तथा जल के रूप में सरल पदार्थ से जटिल पदार्थ प्राप्त करता है। स्वपोषी के अलावा अन्य जीवों में जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ के रूप में उपयोग करते हैं। जटिल से सरल पदार्थ में चेंज करने के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है। पादप तथा जंतु दोनों ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करते हैं। पादप और जंतु दोनों कार्बोहाइड्रेट का ही उपयोग करते हैं। पौधों में भोजन मोनो स्टार्च के रूप में तथा जंतु में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है। CO2 का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है और मरुद्भिद पौधे, जो मरुद्भिद मतलब जो बालू पर उगते हैं पौधे, रात में भी CO2 ग्रहण करके मध्य उत्पाद बनाते हैं, जिसे वह पुनः दिन में अंतिम उत्पाद में चेंज करते हैं। वो लोग रात को भी करते हैं CO2 ग्रहण, जो कि जो नेचुरल पौधे हैं जो मरुद्भिद में नहीं रहते, जो बालू पर नहीं रहते हैं, जो हमारे तरफ रहते हैं, जो हमारे गांव घर खेत फुलवाड़ी में रहते हैं, वो केवल दिन में CO2 का ग्रहण करते हैं। पौधों में गैसों का विनिमयन रंध्र के द्वारा होता है। KOH का उपयोग CO2 को अवशोषण करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। आगे देखिए, एक कोशिकीय जीवों में भोजन संपूर्ण शरीर द्वारा होता है। एक कोशिकीय जीव में भोजन एक स्थान से दूसरे स्थान तक पक्षावीय गति द्वारा होता है। आहार नाल में भोजन कर्मानुकुंचन गति द्वारा आगे बढ़ता है। क्षुद्रांत मतलब बोलते हैं छोटी आंत में भोजन का संपूर्ण पाचन होता है। और पीत रस की प्रकृति NaHCO3 के कारण क्षारीय होती है, ठीक है ना। पीत रस में NaHCO3 होती है, जिसके कारण उसकी प्रकृति क्षारीय हो जाती है। एक 6 कार्बन वाले ग्लूकोज के अणु का 3 कार्बन वाले अणु पायरुवेट में विखंडन होता है। यह प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में होता है, ठीक है ना। यह प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में होता है। पायरुवेट का विखंडन श्वसन O2 पर्याप्त मात्रा में होने पर CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा का उत्पादन होता है। O2 अपर्याप्त या आंशिक मात्रा में होने पर लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा का उत्पादन होता है, ठीक है ना।
जब O2 पूरी तरह से अनुपस्थित हो जाएगा तो इथेनॉल और प्लस CO2 प्लस ऊर्जा का उत्पादन होगा। इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा, इसको बार बार रिपीट करके देखिएगा। बहुत अच्छे बात बताया है और बहुत ही ये दोस्तों अच्छी बात है और बहुत अच्छा एग्जाम में टपक आता है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आगे देखिए, ATP को ऊर्जा का मुद्रा कहा जाता है। 1 ATP के श्वसन से 30.5 किलो जूल पर मोल ऊर्जा का उत्पादन होता है। पौधों में जल, खनिज लवण परासरण विधि द्वारा तथा CO2 और O2 का विनिमय विसरण द्वारा होता है, ठीक है ना। हमारे शरीर हमारे पौधों में और जलीय जीव का श्वसन दर स्थलीय जीव से अधिक होता है, ठीक है ना। जलीय जीव का श्वसन दर स्थलीय जीवों से अधिक होने के कारण जल में वायु की तुलना में कम मात्रा में O2 का होना है। जल में बहुत कम मात्रा में O2 होता है, इसका मतलब क्या है कि जलीय जीव का श्वसन स्थलीय जीव से अधिक होता है। किरचॉफ के नियम से मोटर में धारा का प्रवाह समझा जाता है तथा उत्पन्न किया जाता है। फैराडे की देखिए क्या बोल रहा है, किरचॉफ के नियम से मोटर में धारा के प्रवाह को समझा जाता है। मोटर में धारा का प्रवाह है उसको किरचॉफ के नियम से और उत्पन्न किया जाता है फैराड के नियम से। फैराड के नियम से उत्पन्न किया जाता है, ठीक है ना। आगे देखिए कि प्लाज्मा भोजन CO2 तथा नाइट्रोजनी उपस्थिति का वहन करता है, ठीक है ना। नाइट्रोजनी उपस्थिति का वहन करता है। लसिका पचित वसा का वहन करता है। लसिका क्या करता है, पचित वसा का वहन करता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 524 दोस्तों, कि हृदय एक पेशीय अंग है जो हमारे मुट्ठी के आकार का होता है। एक सामान्य मनुष्य का रक्तदाब का प्रकुंचन 120 mm तथा अनुशीथिलन दाब 80 mm होता है। मछली में एकल रक्त परिसंचरण तत्व जबकि अन्य कशेरुकी में दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है। प्लेटलेट्स शरीर से बाहर रक्त थक्का बनाने में सहायता करता है, ठीक है ना। हिपेरिन शरीर के अंदर रक्त जमने नहीं देता है। हिपेरिन का निर्माण यकृत में होता है। लसिका रक्त प्लाज्मा के समान परंतु इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होता है तथा यह रंगहीन होता है। कौन? लसिका तरल को बाह्य कोशिकाएं अवकाश को पुनरुद्धार में ले जाता है। पादप में अधिकांश कोशिका मृत होने के कारण पौधों में अधिकांश कोशिका मृत होने के कारण इसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वाष्पोत्सर्जन कर्षण जाइलम में जल की गति चूसक या प्रेरक बल द्वारा होता है। फ्लोएम पादप में भोजन के अलावा अमीनो अम्ल का भी परिवहन करता है, ठीक है ना। अमीनो अम्ल का भी परिवहन करता है। मानव उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ा वृक्क, 2 मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय तथा एक मूत्र मार्ग होता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन दोस्तों ऑप्शन में दे के सबको गड़बड़ा देता है कि कितना क्या क्या होता है। इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। आसान है लेकिन थोड़ा एक बार ध्यान दे दीजिएगा। 536 क्वेश्चन नंबर देखिए, कृत्रिम वृक्क में मूत्र का पुनः अवशोषण नहीं होता है। अपोहन में मूत्र का पुनः अवशोषण नहीं होता है। पौधों में उपस्थित का संग्रह पुराने जाइलम होता है। सूचना को एकत्रित तंत्रिका कोशिका के द्रुमिका द्वारा किया जाता है। द्रुमिका द्वारा ही विद्युत आवेग उत्पन्न होता है। एक्सॉन के अंतिम छोर पर विद्युत आवेग जो होता है वो रासायनिक आवेगों में चेंज होता है। कहाँ पर? तो एक्सॉन के अंतिम छोर पर। आगे देखिए, तंत्रिका कोशिका में खाली स्थान पर सिनेप्स होता है। तंत्रिका कोशिका में खाली स्थान पर सिनेप्स होता है जो आवेग को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। जंतु में परिवर्ती चाप मेरुरज्जु द्वारा मस्तिष्क से तीव्र काम या क्रियाकलाप का नियंत्रण करता है जो मस्तिष्क का नियंत्रण से बाहर होता है। मेरुरज्जु रीढ़ की हड्डी कशेरुक दंड में सुरक्षित रहता है। पादप सूचनाओं का संवहन विद्युत रसायन के उपयोग द्वारा करता है। पादप भी सूचना का संवहन कैसे करते हैं? तो विद्युत रसायन का उपयोग करके करते हैं। पादप कोशिका का आकार एवं दिशा जल द्वारा नियंत्रित होता है। रसायनवर्तन का एक उदाहरण पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना है, ठीक है ना। आगे देखिए कि पादप वृद्धि हार्मोन ऑक्सिन का संश्लेषण
प्ररोह के अग्रभाग में होता है। यह कोशिकाओं की लंबाई की वृद्धि में सहायक होता है। जिबरेलिन तना, फल, फूल इत्यादि के वृद्धि में सहायक होता है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में सहायक होता है। एब्सिसिक अम्ल वृद्धि संदर्भ रोकने तथा पत्ती फल को गिरने में मदद करता है। पौधों में आंतरिक वृद्धि के लिए ऑक्सिन तथा बाहरी वृद्धि के लिए जिबरेलिन जिम्मेदार होता है। आगे देखिए कि एड्रीनलिन हृदय का संवहन एवं नियंत्रण का काम करता है। ऑटो ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए I2 मतलब आयोडीन की आवश्यकता होती है। यह हार्मोन सभी प्रकार की उपापचय प्रक्रिया में मदद करता है। नर में टेस्टोस्टेरोन तथा मादा में एस्ट्रोजन का स्रावन होता है। ठीक है ना। आगे देखिए कि कोशिका के केंद्रक के DNA में प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना निहित होती है। ये कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन अथवा विखंडन द्वारा नए जीवों का उत्पत्ति होता है। काला जार के रोगाणु प्लेनेरिया में द्विखंडन होती है और लेशमानिया और प्लेनेरिया में द्विखंडन होती है। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम में जनन बहुखंडन विधि द्वारा होता है। सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ जाएंगे। आप लोग पढ़े नहीं रहेंगे तो बिल्कुल भी दोस्तों कितना भी आप तुक्का लगाएंगे सही नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप लोग रिवीजन करते रहिएगा, इस वीडियो को बार बार देखते रहिएगा। विशेष कार्य हेतु विशिष्ट कोशिकाएं संगठित होकर ऊतक का निर्माण करता है। विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं विशिष्ट कार्य के लिए दक्ष होती है। हाइड्रा प्लेनेरिया तथा ईस्ट में पुनरुद्भवन द्वारा जनन होता है। पुनरुद्भवन मतलब क्या होता है कि उसका जैसे हाथ पैर है, हाथ पैर और उसका कट जाएगा तो उसका हाथ पैर फिर निकल जाता है अपने आप, भगवान उसको हाथ पैर फिर कट जाने के बाद भी उसको दे देंगे। ठीक है ना। इसी तरह जनन होता है, उसको मुकुलन विधि भी कहते हैं। ईस्ट और हाइड्रा में देखिए मुकुलन भी होता है, ईस्ट और हाइड्रा में मुकुलन भी होता है। बैरोफाइलम की पत्तियों की मार्जिन से कणिकाएं विकसित होकर नए पौधों का रूप लेता है। ऊतक से नया पौधों का निर्माण टिश्यू कल्चर कहलाता है। ठीक है ना। आगे देखिए कि राइजोपस बीजाणु समासंग द्वारा जनन करता है। दो भिन्न जीवों की युग्मक कोशिका लैंगिक जनन में युग्मक द्वारा युग्मनज करता है। युग्मनज वृद्धि द्वारा परिवर्धन द्वारा नए जीव में विकसित होता है। गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मनज कहते हैं। स्थिर तथा जिन जनन कोशिका में भोजन का भंडारण संचित रहता है उसे मादा युग्मनज कहते हैं। सामान्यतः परागण पीले रंग का होता है, सामान्यतः परागकण जो होता है वो पीले रंग का होता है। आगे देखिए दोस्तों कि आधार पर उभरा फूला भाग अंडाशय है। मध्यवर्तिका तथा ऊपरी भाग को वर्तिकाग्र कहते हैं। जो सबसे ऊपरी भाग रहता है उसको वर्तिकाग्र कहते हैं, जो मध्य में रहता है उसको वर्तिका कहते हैं और जो फूला हुआ भाग है उसको अंडाशय कहते हैं। आप ओढ़ौल के फूल में देखे होंगे, ऊपर जो लंबा लंबा निकल रहता है उसको वर्तिकाग्र कहते हैं, जो छोटा छोटा रहता है उसको वर्तिका, और जो एक फूला जैसा रहता है आप लोग खोलिएगा फूल को पूरी तरह से फैला कर तोड़ दीजिएगा, उसका रेड वाला भाग तो आपको अंडाशय मिल जाएगा। एक ही पुष्प का पुंकेसर तथा वर्तिकाग्र का निषेचन स्वपरागण कहलाता है। बीजांड बीज में परिवर्तित होता है तथा अंडाशय फल में विकसित होता है। भ्रूण विकसित होकर नवभीद में रूपांतरित होता है। ठीक है ना। आगे देखिए कि नर जनन कोशिका अथवा शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। प्रोटिस्ट तथा शुक्राशय अपने स्राव शुक्रवाहिकाओं में डालते हैं जो शुक्राणु को तरल स्नेहक तथा पोषण प्रदान करता है। शुक्राणु की लंबी पूंछ इसे अंडाणु की ओर अग्रसित प्रदान करता है। लड़की के जन्म के समय उसमें हजारों अपरिपक्व अंडा होता है। गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। ठीक है ना। भ्रूण का पोषण एवं अवशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन प्लेसेंटा के माध्यम से होता है। गर्भाशय के पेशियों के लयबद्ध संकुचन से शिशु का जन्म होता है। लयबद्ध रूप से संकुचन होता है जिसके कारण शिशु का जन्म होता है।
गोनेरिया सिफिलिस जीवाणु से तथा मस्सा और एड्स वायरस से होने वाले यौन संक्रामक रोग है। आगे देखिए, लवणों की वंशागति का सिद्धांत मेंडल ने दिया था। लवणों नहीं, लक्षणों की वंशागति, ठीक है ना। ज़्यादा पढ़ते पढ़ते दोस्तों थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट होने लग रहा है, आप लोग इसको इग्नोर कीजिएगा क्योंकि कब से पढ़ रहे हैं इसको, ठीक है ना। मेंडल प्रारंभिक शिक्षा गिरजाघर तथा इसके बाद वियना विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। देखिए, मेंडल जो है प्रारंभिक शिक्षा जो है वो गिरजाघर से तथा इसके बाद वियना विश्वविद्यालय से ज्ञान प्राप्त की थी। मेंडल जो थे ऑस्ट्रिया के थे, मेंडल जर्मनी के थे ना, जर्मनी के थे। F1 पीढ़ी में गोल झुर्रीदार बीज, लंबे बौने पौधे, सफ़ेद बैंगनी फूल का चयन किया, ठीक है ना। F1 पीढ़ी में F1 का सभी पौधा लंबा निकला। F1 में फिनोटाइप 3 और 1 तथा जीनोटाइप 1, 2, 1 हुआ। डीएनए का वह भाग जिसमें प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होता है उसे जीन कहते हैं। डीएनए का वह भाग जिसमें प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होता है जीन कहते हैं उसको, ठीक है ना। आगे देखिए कि कुछ प्राणी अपना लिंग बदल लेते हैं, ठीक है ना, बदल लेते हैं या बदल सकते हैं, जैसे घोंघा, क्योंकि उसमें लिंग निर्धारण आनुवंशिक नहीं होता है। प्राकृतिक चयन विकासवाद के सिद्धांत के अलावा डार्विन प्राकृतिक शास्त्री भी थे। उन्होंने उर्वरकता बनाने में केंचुआ की भूमिका का खोज भी की थी। किन्होंने? तो डार्विन ने। सरल से जटिल जीवन के स्वरूप का विकास डार्विन ने दिया। जीवन की उत्पत्ति अकार्बनिक अणुओं से हुआ, हॉल्डेन ने कहा। प्लेनेरिया में अति सरल आँख होती है जो वास्तव में नेत्र बिंदु है। पक्षी की उत्पत्ति सरीसृप से हुआ है। मानव जाति का उद्भव अफ्रीका महाद्वीप में हुआ है, ठीक है ना, अफ्रीका महाद्वीप में हुआ है। ये देखिए, हम लोग देखते हैं F2 में जीनोटाइप 9331, 315 गोल बीज 9, ये सब क्या दिया है, छोड़िए इसको। अपारदर्शी वस्तु का तीक्ष्ण छाया बनता है। प्रकाश सररेखीय पथ का अनुसरण करता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा तथा समान आकार एवं पार्श्व से उल्टा होता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर लंब होता है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ दर्पण का द्वारा कहलाता है। फोकस और वक्रता केंद्र दर्पण का भाग नहीं है क्योंकि यह दर्पण से बाहर स्थित होते हैं, ठीक है ना। दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरने वाली प्रकाश परावर्तन के बाद फोकस से गुजरने वाली प्रकाश परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरती है, ठीक है ना। समझिए इसको क्या बोल रहा है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरने वाली प्रकाश परावर्तन के बाद फोकस से गुजरने वाली प्रकाश परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरती है। दर्पण में वक्रता केंद्र तथा लेंस में प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश के किरण का विचलन उसी दिशा में लौट जाता है। सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण तथा उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। और ऋणात्मक आवर्धन वास्तविक प्रतिबिंब, धनात्मक आवर्धन काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। गोलीय लेंस का केंद्र वक्रता केंद्र तथा लेंस का केंद्र प्रकाशीय केंद्र कहलाता है, ठीक है ना। देखिए, गोलीय लेंस का जो केंद्र होता है वक्रता केंद्र कहलाता है और लेंस का केंद्र प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। लेंस में सभी माप प्रकाशीय केंद्र तथा दर्पण में सभी माप ध्रुव से लिया जाता है। सभी प्रकार के परावर्तन पृष्ठ परावर्तन के नियम का पालन करता है, ठीक है ना। वो गोलीय दर्पण में हो या समतल दर्पण में हो, सब पृष्ठ परावर्तन के नियम को फॉलो करते हैं। कैमरे के भांति रेटिना कार्य करता है, ठीक है ना। रेटिना कैमरे के भांति काम करता है। और आगे देखिए, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है जिसे
कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। नेत्र गोलक का व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। प्रकाश किरण का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहर पृष्ठ पर होता है। परितरिका आँख के रंग के लिए जिम्मेदार होता है। परितरिका पुतली के आकार को नियंत्रित करता है तथा पुतली आने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग इसको गौर कीजिएगा, ठीक है ना। रेटिना पर वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। रेटिना प्रकाश को विद्युत सिग्नल में चेंज करता है, ठीक है। रेटिना ही जो है प्रकाश को विद्युत सिग्नल में चेंज करता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 662। देख सकते हैं दोस्तों, लगातार 700 क्वेश्चन हम लोग दोस्तों कर रहे हैं। आप लोग बने रहिए और हटना नहीं है, सिलेक्शन लेना है तो। परितरिका के शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से खुल जाता है। जब पेशियाँ शिथिल होती है तो लेंस पतला हो जाता है तथा फोकस दूरी बढ़ जाती है। केवल एक नेत्र का दृष्टि क्षेत्र लगभग 150 डिग्री तथा दोनों नेत्र का कितना होता है 180 डिग्री का। एक आँख आपका, एक आँख है ना, तो 150 डिग्री तक आप आँख को इधर उधर देख सकते हैं। यदि दोनों आँख आपका रहेगा तो आप 180 डिग्री तक देख सकते हैं। द्विफोकसी लेंस में ऊपर जो होता है वो अवतल लेंस और नीचे जो होता है वो उत्तल लेंस होता है, ठीक है ना। उत्तल लेंस को पठन लेंस भी कहते हैं। अपवर्तित किरण को ही निर्गत किरण कहते हैं। निर्गत किरण तथा आपतित किरण के बीच के कोण को विचलन कोण कहते हैं, ठीक है ना, विचलन कोण कहते हैं। आगे देखिए कि इंद्रधनुष में सूर्य की आपतित प्रकाश को वर्षा के बूंदे अपवर्तित तथा विक्षेपित करती है, ठीक है ना। तब पश्चात इसे आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पुनः यह किरण अपवर्तित होती है तथा विक्षेपित करती है, जिससे पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तारे प्रकाश वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाता है। अपवर्तन में अंतर के कारण अपवर्तन होता है। अपवर्तनांक में अंतर के कारण, इसको ध्यान दीजिएगा कि अपवर्तनांक में अंतर के कारण अपवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 633 देखिए कि तारे को पृथ्वी से बहुत दूर होने के कारण प्रकाश का बिंदु स्रोत माना जाता है, ठीक है ना। आगे देखिए कि अन्य ग्रह पृथ्वी के नज़दीक होने के कारण प्रकाश का वास्तविक विस्तृत स्रोत माना जाता है। समांगी मिश्रण टिंडन प्रभाव नहीं दर्शाता है, ये विषमांगी मिश्रण टिंडन प्रभाव दर्शाता है। प्रकाश के कण तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर 1/परिकीर्णन होता है, ठीक है ना। आगे देखिए कि कणों के साइज अधिक होने पर परिकीर्णित प्रकाश श्वेत प्रतीत होता है। यदि अधिक परिकीर्णित हो जाएगा तो प्रकाश जो होता है वो श्वेत हो जाएगा। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य नीले प्रकाश की अपेक्षा 1.8 गुना अधिक होता है, ठीक है ना। कितना होता है 1.8 गुना। दोपहर के समय नीले तथा बैंगनी प्रकाश के बहुत कम मात्रा में परिकीर्णन के कारण श्वेत प्रतीत होता है। स्विच सेल तथा बल्ब के बीच धनात्मक संबंध जोड़ता है। किसी विद्युत धारा के सतह तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत धारा धनात्मक आवेश का प्रवाह होता है जो इलेक्ट्रॉन की दिशा को विपरीत होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन केवल तभी गति करता है जब चालक के अनुदिश वैद्युत दाब बटा विभवांतर होता है। विभव को स्थिर रखते हुए धारा को नियंत्रित करने वाली युक्ति को परिवर्तित प्रतिरोध कहते हैं। परिवर्तित प्रतिरोध को धारा नियंत्रक भी कहा जाता है। मिश्रण की प्रतिरोधकता उसके अवयवों से अधिक होता है। इलेक्ट्रॉनिक ओवन विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। प्रकाशीय यंत्र के रूप में टंगस्टन गलनांक एवं प्रतिरोध अधिक होने के कारण उपयोग किया जाता है। हीटिंग एलिमेंट के रूप में नाइक्रोम गलनांक और प्रतिरोध अधिक होने के कारण उपयोग किया जाता है। फ्यूज के रूप में सोल्डर पीबी और एसएन सीसा और टीन का उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि इसका गलनांक कम और प्रतिरोध अधिक होता है। फ्यूज का चालकता उच्च होता है।
फ्यूज का चालकता उच्च होता है, लेकिन प्रतिरोध भी उच्च होता है, ठीक है ना, प्रतिरोध भी उच्च होता है। वाट शक्ति का एसआई मात्रक है, एचपी शक्ति का व्यवहारिक मात्रक है, किलोवाट शक्ति का बड़ा मात्रक है। 1 BTU बराबर 1055 जूल बराबर 252 कैलोरी। 1 यूनिट बराबर 36.10 के पावर 5 जूल के बराबर होता है। तुरंत ही ख़त्म होने वाला है दोस्तों। आप लोग अभी तक वीडियो में बन गए हैं तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और चैनल को तो सब्सक्राइब करना है, भूलना ही नहीं है, क्योंकि दोस्तों हम भी आपको सिलेक्शन दिलवाएंगे, टेंशन मत लीजिए। जहाँ पर हम हैं आपको वहाँ तक पहुँचा देंगे मेहनत करके। हमको क्या ज़रूरत है दोस्तों पढ़ने का है, आप ही के लिए तो मेहनत कर रहे हैं ना। देखिए, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज ऑस्टेड ने की थी। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मापक ऑस्टेड रखा गया है। चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा चुंबक के बाहर एक बंद वक्र तथा अंदर समानांतर होता है। चुंबकीय सुई चुंबक के भीतर विक्षेपित होता है। दो क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करता है। दो क्षेत्र रेखा प्रतिच्छेद करने की दशा में दोनों की दिशा चेंज हो जाएगा, जो संभव नहीं है, ठीक है ना। विद्युत धारा के परिणाम में वृद्धि होने पर विक्षेप में भी वृद्धि होता है। दक्षिण हस्त अंगूठा नियम मैक्सवेल का कॉक स्क्रू नियम से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात किया जाता है। चुंबक की प्रबलता, फेरों की संख्या, कुंडली की गति में वृद्धि से उत्पन्न धारा में भी वृद्धि होती है। मानव शरीर के दो भागों में एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। कहाँ कहाँ? एक मस्तिष्क में और एक हृदय में। स्थिर एक समान विद्युत धारा प्रवाहित होने के दशा में गैल्वेनोमीटर के प्रक्षेपण विचलित या शून्य हो जाता है। जब एक समान विद्युत धारा उत्पन्न होता है या प्रवाहित होता है तो क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक के परिवर्तित क्षेत्र के आकार अन्य चालक में धारा प्रेरित होती है विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। प्रतिवर्ती धारा हर 1/100 सेकंड अर्थात 50 हर्ट्ज के बाद अपनी दिशा बदल लेता। आगे के क्वेश्चन देखिए दोस्तों। जब विद्युतमय तार तथा उदासीन तार दोनों सीधे संपर्क में आते हैं तो अति भारण महसूस होता है। अति भारण हो जाता है मतलब शॉर्ट सर्किट हो जाता है। साइकिल चलाने में रासायनिक ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में पुनः पेशीय ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में चेंज होता है। ऊर्जा के स्रोत में कोयला का उपयोग औद्योगिक क्रांति का कारण बना। ठीक मानो ऊर्जा के स्रोत में कोयला का उपयोग जो औद्योगिक क्रांति है उसका कारण बना। कोयला नहीं रहता तो औद्योगिक क्रांति नहीं हो पाता। जल विद्युत संयंत्रों में संचित स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। आगे देखिए कि जबकि यह प्रक्रिया जल के गतिज ऊर्जा के रूप में गतिज ऊर्जा के द्वारा किया जाता है। क्या बोल रहा है? जल विद्युत संयंत्रों में स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है, जबकि यह प्रक्रिया जल के गतिज ऊर्जा के द्वारा। देखिए, स्थितिज ऊर्जा को किसमें? विद्युत ऊर्जा में उत्पन्न किया जाता है, लेकिन यह प्रक्रिया किसके कारण होता है? गतिज ऊर्जा के कारण ही होता है, क्योंकि वहाँ पर घूर्णन कहता है, आर्मेचर को घुमाता है ना पानी, इसलिए। देखिए 672 क्या बोलता है? जैव गैस या बायोगैस गोबर गैस में मीथेन सर्वाधिक 70 से 75% होता है। सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा शक्ति का उपयोग डेनमार्क में होता है, अतः इसे पवनों का देश कहा जाता है। वायुमंडल के परतों द्वारा प्रति एकांक क्षेत्र द्वारा अवशोषित सौर विकिरण की मात्रा सौर स्थिरांक कहलाता है। ठीक है ना। समुद्रों अथवा महासागरों के जल स्तर परत में ताप अंतर के कारण जो ऊर्जा उसमें उत्पन्न होता है उसे महासागरीय तापीय ऊर्जा कहते हैं। प्रत्येक स्तरों के बीच ताप में अंतर 20 डिग्री टेम्परेचर का होना आवश्यक है। नाभिकीय विज्ञान में ऊर्जा को प्रायः इलेक्ट्रॉन वोल्ट में व्यक्त किया जाता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.602 गुना 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। H2 को स्वच्छ ईंधन माना जाता है। H2 को स्वच्छ ईंधन माना जाता है, परंतु उपयोग में
आने वाला स्वच्छ ईंधन कौन सा अभी CNG होता है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के लिए उच्च ताप की आवश्यकता होती है जो नाभिकीय विखंडन से प्राप्त होता है। ठीक है ना। आगे देखिए क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग, ये वही है, उसी का भाग है, 79 का ही भाग है। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपचित हो जाते हैं उसे जैव निम्नीकरण पदार्थ कहलाता है। वे रासायनिक प्रक्रम, जो रासायनिक प्रक्रम, देखिए अभी बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं लगातार ना, थोड़ा दिमाग जो होता है अच्छा से पढ़ नहीं पा रहा है, फिर भी इसको ख़त्म करके ही मानेंगे। देखिए 680 है, जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित न हो उसे अजैविक निम्नीकरण कहते हैं। जैविक प्लस अजैविक पारिस्थितिकी तंत्र बोलता है। पारिस्थितिकी तंत्र के कितने भाग हैं, तो 2 भाग हैं। कौन कौन, एक जैविक और एक अजैविक। वन, नदी, तालाब, झील प्राकृतिक परितंत्र तथा बगीचा खेत कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है। ठीक है ना। पादप स्वपोषी प्रथम श्रेणी का पोषक स्तर है। प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय श्रेणी का पोषक स्तर है। ठीक है ना। द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता तीसरे श्रेणी का पोषी स्तर है। पोषी स्तर जो होता है, जो भी उपभोक्ता होता है उसके एक नीचे स्तर पर होता है। प्रथम पोषी अर्थात स्वपोषी में सूर्य से मात्र 1% ऊर्जा ही अवशोषित हो पाता है, 1%। प्रथम पोषी स्तर से सभी अगले पोषी स्तर में 10% ऊर्जा का रूपांतरण होता है। ठीक है ना। सामान्यतः निचले पोषी स्तर में जीवों की संख्या सबसे अधिक है। जो सबसे निचली स्तर होता है उत्पादक की संख्या सबसे अधिक है। ऊर्जा के स्थानांतरण में ह्रास ऊर्जा का सामान्यतः ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरण होता है। ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है। ओजोन का निर्माण पराबैंगनी किरण द्वारा होता है। ओजोन का निर्माण पराबैंगनी किरण द्वारा होता है। ध्रुवण गति बढ़ने से लोलक का आवर्तकाल बढ़ जाता है। ठीक है ना। आवर्तकाल का सूत्र क्या है, T बराबर 2π√W/g होता है। W क्या है, वो लंबाई होता है किसकी, घूर्णन की गति है, इसको भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। आगे देखिए कि पराबैंगनी किरणें प्रतिरक्षा तंत्र तथा त्वचा का कैंसर को जन्म देता है। ठीक है ना। प्रतिरक्षा तंत्र को भी प्रभावित ये करता है। ठीक है ना। आगे देखिए कि कोलीफॉर्म जीवाणु जो मानव के आंत में पाया जाता है, यह जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है। कोलीफॉर्म गंगा जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है। कोलीफॉर्म जो होता है वो गंगा जल को प्रदूषित कर देता है, जो अर्ध जलाशय से प्राप्त से होता है। अच्छा, जो कोलीफॉर्म जो होता है वो गंगा जल को प्रभावित कर रहा है, जो अर्ध जलाशय में पाया जाता है। कोलीफॉर्म मानव शरीर में जो आदमी मरता है उसको गंगा जल में फेंक देता है लोग, आधा जला ही, मतलब पूरी तरह से बिना जला, तो वो कोलीफॉर्म जीवाणु जो प्रभावित करता है, जो पानी को प्रदूषित कर देता है। पर्यावरण को बचाने के लिए 3R का प्रयोग किया जाता है। 3R का मतलब होता है, सबसे पहले का R का प्रयोग हो जाता है रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि रीयूज रिसाइकल रिड्यूस, ऐसा नहीं, तीनों का सीरियल से आपको यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले रिड्यूस, कम उपयोग करो, पुनः उपयोग करो, और देखिए कम उपयोग करो उसको पुनः उपयोग करने लायक बनाओ, और उसके बाद पुनः उपयोग करो। इसका मतलब समझे, कम उपयोग करो, जो उपयोग कर दिए बचा हुआ है उसको पुनः उपयोग करने लायक बनाओ, माने पुनः चक्रण, और उसके बाद पुनः उपयोग करो। ये 3R का मतलब है। मोलस्का जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा समूह है। सबसे बड़ा समूह कौन है, सबसे बड़ा समूह कौन सा, आर्थ्रोपोडा, और दूसरा का कौन है, मोलस्का। ठीक है ना। आगे देखिए कि तरंगदैर्घ्य कम होने के कारण प्रकाश सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है। नाइट्रोजन पौधे की वृद्धि में सहायक तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड वृद्धि को रोकता है। जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड जो होता है पौधे की वृद्धि को रोकता है, और जो नाइट्रोजन होता है पौधे के वृद्धि को में सहायक होता है। बोर्डो मिश्रण क्या होता है, CuSO4 + CaO। ठीक है ना। आगे देखिए आवेश शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो थेल्स ने किया था। ठीक है ना। आवेश शब्द का प्रयोग थेल्स ने किया था। आगे देखिए कि विपरीत आवेश शब्द का प्रथम प्रयोग बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। प्रथम बार आवेश उत्पन्न फैराडे ने किया था। आवेश को उत्पन्न सबसे पहले किसने किया था, तो फैराडे ने। आवेश शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, थेल्स ने किया था। अब विपरीत आवेश का सर्वप्रथम प्रयोग बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। वास्तविक गैस
आदर्श गैस के नियम का पालन उच्च ताप तथा निम्न दाब पर करती है। हाइड्रा खतरा महसूस होने पर हिपैनोटॉक्सिन नामक रसायन छोड़ता है। कौन सा? हाइड्रा। केवल गति का अध्ययन के काइनेमैटिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? काइनेमैटिक। तो दोस्तों ये हमारा बुक खत्म हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग टोटल 707 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये दिए हुए हैं साइंस का। आप लोग दोस्तों इस वीडियो को कम से कम 5 से 6 बार आप लोग देखिए। दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप लोगों को बार बार एग्जाम में आए हुए हैं, और उसमें भी ये एसके झा सर द्वारा संकलित बुक है। ठीक है ना? एसके झा सर द्वारा संकलित बुक है, तो उनके द्वारा जो भी संकलित बुक रहता है वो रेलवे के एग्जाम से रिलेटेड ही होता है। ठीक है ना? तो आप लोग इसको अच्छे से देखिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं भी रेलवे सिलेक्टेड हूँ और आप लोगों को भी रेलवे सिलेक्टेड बनाऊंगा। आप लोग खाली डिमांड कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है ना? तो चलिए दोस्तों इसके साथ हम लोग बोलते हैं जय हिंद, हर हर महादेव।